आपने इस बातचीत के बीच में कहा कि तुम नागपुर को जानते हो। हाँ। और आरएसएस को जानते हो, क्या जानते हो? मोहन भागवत बहुत सही समय पे संघ चालक बने। मैंने बोला वो जानवरों के डॉक्टर है और बीजेपी को वही ठीक कर सकते थे। मतलब आप मोहन भागवत कहते हैं कि भाई मुसलमान का डीएनए हमारा है, मुसलमान इस देश में अनिवार्य है। यदि मुसलमान अनिवार्य है इस देश में, तो फिर ये आपके बजरंग दल से लेके तमाम लोग मुसलमानों को गालियां क्यों देते हैं? ठीक बात है। मैंने एक बार कहा एक प्रोग्राम में, मैंने बोला मोहन भागवत जी जो बोले 3 दिन के लेक्चर सीरीज में, मैंने वो सुनने के बाद यदि कोई कहे तो संघी है तो मैं संघी बनने को तैयार हूँ, बशर्ते वो जो बोले वो हो। महाराष्ट्र की राजनीति में रही तोड़फोड़ की बात, तो उसके जनक तो मुझे लगता है शरद पवार है। 31 साल की उम्र में उन्होंने तमाम विपरीत विचारधारा के लोगों को इकट्ठा करके पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी बनाई, पुलोत, और सत्ता में आए, फिर कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस से बाहर गए, फिर कांग्रेस के साथ आए। लेकिन ये जो फडणवीस ने स्प्लिट करवाई है, इसमें सिर्फ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, डंडे के जोर पे। देखिए, बंगाल में भी ममता जी का वो जलवा चलता था, और अभी का है, सबने देखा है कि कांग्रेस का एक विधायक जीता था, 0 थी। हाँ। एक जीता उपचुनाव में, वो भी बेचारा, उसको भी कांग्रेस में नहीं रहने दिया, उसको भी लिया, सीपीएम को तोड़ा, सबको तोड़ा उन्होंने, और सत्ता जाते ही 3-13 हो गया। जब राहुल गांधी ने कर्नाटक का पूरा फुल प्रूफ केस सामने लाया, तब अभिषेक बैनर्जी का क्या रिएक्शन था पार्लियामेंट के बाहर? कोई वोट चोरी वगैरह नहीं है, ये फालतू बना है। बीजेपी ज्वाइन करने का जो गोल्डन पीरियड था वो 2014 से 2018 तक था। हाँ, अब कुछ नहीं है। तो मतलब तब तक जो गए उनको तो मिल गया। अब तो वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लग गई है कि अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब तो बहुत लंबा नंबर लगेगा आपको गौरव वल्लभ मिलने में। आपको अभी छोड़िए, अभी अंदर वाले लोग आने नहीं दे रहे। वही है, बोला यार इतने आ गए, हमारे सारा चांस ले लिया, तुम और आओगे तो क्या हम बाहर जाए? राहुल गांधी पॉलिटिशियन है ही नहीं, लेट मी टेल यू। उनके अंदर वो पॉलिटिक्स नहीं है, कनिंगनेस होती है ना पॉलिटिक्स की। नहीं, पॉलिटिशियन है, कनिंग नहीं है, ये कह सकते हैं। कनिंग नहीं तो पॉलिटिशियन किस बात का? आज के दौर में साहब नरेंद्र मोदी कुछ कहता है तो जबरिया लोग मन की बात सुनते हैं, भले मन में नहीं हो। ये जो हवा में बकवास करते हैं कि हम तीसरी इकोनॉमी, चौथी इकोनॉमी, फोर्थ, उसमें भी छठवीं पहुंच गए, तो वो चौथी भी कभी बनी नहीं थी। इट वुड बी, तो इन्होंने इट इज कर दिया। एंड दैट वाज मोर बेस्ड ऑन आवर साइज। कांग्रेस के पास गिन के 10-12 लोग हैं, वही स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन, वही चुनाव के चेयरमैन, वही चुनाव के कोऑर्डिनेटर, वही 4-5 लोग हैं। अच्छा, 5 लोग रिजल्ट दे लगातार, तो मानते कि भैया रिजल्ट दे तो वो यूज भी हो रहा है, क्यों नहीं करेंगे? पार्टी है, ये हर जगह फेल होती है। ये फेल होने के बाद फिर स्क्रीनिंग कमेटी में अगली बार जाएंगे। जब $140 पर बैरल तक क्रूड गया था, बिल्कुल, आज 98 से तो बहुत ऊपर है, फिर भी 65 रुपए पे थे, क्योंकि हमारा फॉरेन करेंसी नहीं जा रहा था, हम रशिया से, ईरान से तेल ले रहे थे। आरबीआई ने क्या कहा? बोला अभी 3-4 क्वार्टर तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। इतना इजीली बोल गया वो। 4 क्वार्टर, 3-4 क्वार्टर, एक साल तक महंगाई कम नहीं होगी, लोग मरेंगे। वो ऐसा ही उसका भी जोक आया था जब उन्होंने कहा, आरबीआई चीफ सेज कि इट विल टेक एटलीस्ट 3 क्वार्टर टू हैंडल द इन्फ्लेशन। तो उन्होंने कहा कि साहब 3 क्वार्टर की जगह पूरा ही पी लो ना डब्बा, पूरा फुल पी लो, महंगाई कम करो जल्दी। मतलब अब लोग, पीपल हैव स्टार्टेड लाफिंग ऑन देमसेल्फ। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका TCH पर। आप जानते हैं कि हम संडेज के लिए स्पेशली खास बातचीत का प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। आजकल की भाषा में उसको पॉडकास्ट कहा जाता है, मुझे तो वो बातचीत ही लगती है। हिस्ट्री पे बात की, साहित्य पे बात की, और आज पॉलिटिक्स पे बात करेंगे अशोक भाई से। अशोक भाई हमारे दर्शकों के लिए क्या, यूट्यूब के दर्शकों के लिए ही अपरिचित नहीं हो सकते हैं। परिचय मैं क्या दूंगा उनका। हम लोगों ने लगातार ऑनलाइन बात बहुत सारी की है। ऑनलाइन बात आधे घंटे की, 20 मिनट की, 25 मिनट की होती है। दरअसल अशोक वानखेड़े उन पत्रकारों में से हैं जिन्होंने पत्रकारिता के 3 युग देखे हैं। एक युग था जो अखबार बेस्ड था, जिसमें अखबार, सुबह के अखबार में क्या खबर छपेगी इससे राजनीति तय होती थी। एक युग आया टीवी चैनलों का कि रात को 9 बजे प्राइम टाइम पर क्या चलेगा, इससे चीज़ें तय होती थी। और उसके बाद आया गोदी मीडिया और यूट्यूब की टक्कर का दौर, जिसमें एक तरफ गोदी मीडिया है जो सरकार की बात करती है, और दूसरी तरफ यूट्यूब पे एक पूरा अल्टरनेटिव खड़ा किया गया है जिसमें जनता की बात करने की कोशिश होती है। सब नहीं करते हैं, लेकिन कोशिश होती है। और मज़ेदार बात यह है कि तीनों में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त रोल निभाया है। तो मैं अपना नियम निभाते हुए, कोई सवाल ना पूछते हुए, पहली बात मैं चाहूँगा अशोक भाई से कि ये अनुभव कैसे बदले हैं, कैसे पत्रकारिता इस देश में बदली है, राजनीति कैसे बदली है। आप जैसे देखते हैं, तकरीबन 4 दशक तो हो ही गए देखते देखते आपको। तो मैं चाहता हूँ
आपसे कभी सवाल नहीं पूछता हूँ तो आज सही कहा इसने, हम इसको बातचीत ही कहते हैं कि आज की जो जेनजी की लैंग्वेज है इसमें पॉडकास्ट कहा जाता तो लोगों को लगता है पॉडकास्ट मतलब सब समझेंगे, लेकिन वो जिसको हम लगातार बातचीत का दौर, हमारे कार्यक्रम भी ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल। तो हमारा पॉडकास्ट तो हमेशा होता ही आ रहा है। बिल्कुल। अशोक भाई, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बता दूं, मैं सैनिक स्कूल सातारा का स्टूडेंट हूँ। मैं 62nd कोर्स के लिए मैं ऑल इंडिया 3rd था। अगर थोड़ी सी गड़बड़ नहीं हुई होती तो आप इस समय वर्दी में होते। नहीं, मैं रिटायर्ड हो चुका होता। मेरा फिर भी वर्दी में आते हैं लोग बात करने के लिए जी। तो लेकिन मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम होगी तो बाहर आ गया। लेकिन जो आदमी 5वीं क्लास से 12वीं तक एक ही सपना देखता है कि फौज में जाना है, उसके लिए एकदम चेंज होना बहुत मुश्किल काम। क्या होना, क्या करना। तो मैं, मेरे बड़े भाई इंदौर में थे तो उनके साथ में वहाँ पढ़ने आया। वहाँ एक ही अंग्रेज़ी मीडियम का कॉलेज था, इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज। वहाँ पे क्या करना, तो किसी ने कहा कि सीए बन सकते हो, तो हमने चलो बीकॉम हो ले। तो जब बीकॉम हो रहे थे तो सैनिक स्कूल की तो वो लीडरशिप क्वालिटी और सब तो थी, तो हम वहाँ स्टूडेंट नेता बन गए। बहुत हो गया। फिर उसके बाद अल्टरनेटिव करना क्या, तो ग्रेजुएशन के पहले ही इंदौर में फ्री प्रेस जर्नल का एडिशन शुरू हो गया। अच्छा। और मध्य प्रदेश में थोड़ा अंग्रेजी तंग होता है, टाइट होता है हाथ, आपको तो पता है। तो मुझे एक हमारे कॉलेज के एक लेक्चरर के बेटे थे, उसने कहा कि अरे यहाँ अंग्रेजी अखबार शुरू हो गया है, तुम ट्राई क्यों नहीं करते हो। तो मैंने बोला क्या, तो बोला चलो तुमको। तो हम ट्रेनी सब एडिटर हो गए। अच्छा। तो उन्होंने बोला ट्रेनी सब एडिटर, तो मुझे लग रहा था कि एडिटर, उसके बाद सब एडिटर। हाँ। मतलब एकदम नंबर 2 पोस्ट पे। बिल्कुल। वो उम्र भी होती है कि इससे कम अपन नहीं लगते। हम तो रात भर सोए नहीं। मैंने बोला सब एडिटर बनना मतलब बस एडिटर क्या, नंबर 2 पोजीशन, बस सीधे नंबर 1 आएगा। हम वहाँ गए तो हमको पता पड़ा कि हम तो बिल्कुल सबसे आखिरी पायदान पे है और इतनी सारी विधाएं होती है। लेकिन संयोग से मैं आज भी, मतलब इसमें हो सकता है कि लोग इसको माने नहीं, मुझे लगता है पत्रकारिता जो है वो आज भी गुरु शिष्य परंपरा से ही यदि आती है तो उसमें है। ये जो इंस्टीट्यूट्स निकले हैं ये आपको एक बैकग्राउंडर दे सकते हैं, लेकिन आप जब एग्जैक्टली जब काम करने लगते हैं तो पता पड़ता है कि जो आपने पढ़ा है, सीखा है, वो कोई ज़्यादा काम का नहीं है वहाँ पे। तो संयोग से मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। DN सिंह मेरे संपादक थे। अच्छा। वो इंडियन एक्सप्रेस से रिटायर होकर गए थे। और फिर क्योंकि मैं कॉलेज में भी एक्टिव था और यहाँ सब एडिटिंग में बैठना पड़ता था दिन भर, तो कहीं ना कहीं लोग लगता था कि बच्चों के फ़ोन आते थे कि अरे भैया वो ऐसा हो गया। अरे मैंने बोला क्या करें, तो किसी ने कहा कि रिपोर्टिंग में बहुत बाहर रहते हैं। अब रिपोर्टिंग में श्रवण गर्ग जो है वो चीफ रिपोर्टर थे हमारे। तो एक दीपक शिंदे थे, बाद में बिल्कुल सगे भाई जैसे, वो बिजनेस पेज पे थे। वो थक गए थे वहाँ पे। उन्होंने कहा कि यार ये बिजनेस पेज मेरे बस की काम नहीं है। तो मैं गया एडिटर के पास, हम दोनों गए कि सर हम स्विच आउट करें क्या। बोले हाँ करो। तो मैं बिजनेस पेज पे गडकरी कॉमर्स की पढ़ाई भी कर रहे थे। कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे थे, तो मैं उसमें आया। तो मैंने बोला, बोले रिपोर्टिंग करो। मेरा रिपोर्टिंग क्या होता है। बोले ये मंडी में, इंदौर बहुत बड़ा मंडी है, गेहूँ क्यों सस्ता हो गया, क्यों महंगा हो गया। अरे मैंने बोला थोड़ा टेक्निकल मामला है। हम कॉलेज गए, मैं लिटरली बताता हूँ, आज मुझे कन्फेस करने में कोई ये नहीं है। कॉलेज गए क्योंकि छात्र नेता थे, तो हमने बोला अरे कौन है मंडी वंडी वाले का कोई बच्चा है क्या देखो। तो 3-4 बच्चे आ गए, बोले हाँ हमारा पिताजी का दाल मिला ये है। मैं अरे सब लिखवा के लाना रे, क्या क्या होता है मंडी में। तो बेचारे रोज लड़के आते थे, हम अपनी राजनीति निपटाते थे। 3-3:30 बजे बच्चे हॉस्टल आते थे। बोले सर अलग अलग कागज़ पे, अलग अलग हैंड राइटिंग में हम पूरा कच्चा चिट्ठा जाके वहाँ करते थे कि भाई सभी आ गए। तो हमको गडकरी साहब ने वो सिखाया, टाइपिंग से लेके लैंग्वेज का, कैसी लैंग्वेज होती है। तो पत्रकारिता की भाषा। तो उन्होंने मुझे जीवन में नहीं पूछा कि अलग अलग हैंड राइटिंग के अलग अलग कागज पे क्यों लिख के लाते हो। उन्होंने मुझे नहीं पूछा, लेकिन मुझे गिल्टी फील हो रहा था। एक दिन नंदकिशोर अग्रवाल करके एक बड़े व्यापारी है, उन्होंने अपने बेटे को कहा, आलोक को, कि अरे ये जो तुम रोज लेके जाते हो हमसे चिट्ठी, तुम यार वो वानखड़ी जी को कौन है उनको बुलाओ ना एक दिन। बोला चाय पीने के लिए बुलाया। तो 12 बजे मैं मंडी चाय पीने के लिए गया। तो नंदकिशोर अग्रवाल मिले। वो 8-10 लोगों का ग्रुप था जो मार्केट चलाते थे, मतलब इतने इन्फ्लुएंशियल लीडर थे मार्केट। 8 लोगों ने बैठ के वहाँ चाय पी, दोपहर को कचौरी की खाई वो, और 8 ने अपने पॉकेट से कागज निकाला, ये अशोक जी आपके लिए है। मैंने भी रख लिया। लेकिन एक मीटिंग में मैं थोड़ा सा दोस्त हो गया था। फिर मुझे वो दोपहर की चाय की वो टीम बन गई। फिर एक दिन मैं डायरी लेके गया। मैंने यार नंदू भैया प्लीज़ अब आप मुझे बताओ यार, मैं लिख लेता हूँ, मुझे बड़ी शर्म आती है। ऐसा करते हुए मैं रिपोर्टिंग शुरू किया। तो पत्रकारिता वहाँ शुरू हुई मेरी। लेकिन
तब भी पत्रकारिता के मापदंड इतने बड़े थे। आज क्योंकि बेस यदि आपका पक्का हो जी। पत्रकारिता में, तो फिर वो इमारत हिलती डुलती बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। जेके करनानी मालिक थे फ्री प्रेस जर्नल के। जेके करनानी वो सज्जन है जो इंदिरा गांधी के बहुत नजदीक माने जाते थे। इंदिरा जी कलकत्ता जाती तो उनके यहाँ रुकती थी, अच्छा। करनानी मैंशन, और उनसे बड़ा कैच रिच मारवाड़ी नहीं था अच्छा। बंगाल में। करनानी तो सिंधी होंगे ना? नहीं, जैन मारवाड़ी है। अच्छा, जैन मारवाड़ी। जी। और कोल माइंस के मालिक, और युवा मतलब उससे बड़े मतलब धीरू भाई अंबानी को अंबानी बनाने वाले करनानी है। ओह। ये मुझे फाइनेंशियली मदद करने वाले। जी, जी। तो उनका एक बड़ा फंडा क्लियर था कि मारवाड़ी हूँ, अखबार चलाता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया इतनी सैलरी नहीं दे पाऊंगा लेकिन फ्रीडम पूरा दूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा लेकिन ब्लैकमेलिंग नहीं करना, खबरें देना। और अशोक भाई, उस आदमी के मापदंड से मैं क्या कहूं, उनके सगे साले विष्णु भैया इंदौर में, उनका ससुराल इंदौर में था, तो उन्होंने इंदौर में अखबार शुरू कर दी अर्जुन सिंह के कहने पे। उनके सगे साले का एक बहुत बड़ा थिएटर था, उन्होंने वो थिएटर तोड़ के एक नया थिएटर बनाया साले साहब ने। जी। उसकी कोई बिल्डिंग परमिशन वगैरह नहीं, क्योंकि फ्री प्रेस के अखबार के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भाई, उनका अखबार है तो अखबार का वैसे ही भौकाल रहता है उस जमाने में था। किसी ने मुझे छेड़ दिया, सारे दुनिया के बारे में छापते हो, ये क्यों नहीं छापते? हमने वो खबर छापी। अच्छा। मतलब खबर हमने लिखी। लिखने के बाद हमारे यहाँ संपादक बदल गए थे, संपादक चले गए थे। नए संपादक आने के पहले एक टेम्पररी चार्ज किसी ने को दिया था कि नए संपादक आए तब तक तुम देखो। मैंने संपादक को बोला, मैंने स्टोरी है, वो डर गया। उसने उठा के विष्णु भैया के पास भेजी स्टोरी। विष्णु भैया ने पूरी स्टोरी देखी, उस पर काट मारा, और विष्णु भैया आके हमारे पास, मतलब उनके ऑफिस, उनकी एक साड़ी की दुकान थी बहुत बड़ी फेमस, एन जानकीलाल, वहाँ से वो स्टोरी लेके कागज लेके वो सीधा मेरे पास आया, बोला ये दिया। उसको देना था संपादक को, उसने मेरे पास दिया। मैंने देखा तो मैंने बोला व्हाट द हेल, ये स्टोरी बाहर किसी के भी? क्योंकि एडिटर जो इंचार्ज था वो हम में से ही था। सब जाके उसके कमरे में चिल्लाने लगे, तूने बाहर किसी, अरे बोले मालिक के खिलाफ लिखी है, ऐसे थोड़ी चल सकता है। मैं ले छपेगी स्टोरी। मैंने पास में प्रभात किरण वीकली था, प्रकाश पुरोहित संपादक थे, हमारे गुरु समान थे। हमने बोला ऐसी बात है, बोले स्टोरी अंग्रेजी में भेज। उन्होंने आदमी भेजा, मैंने भेजा, वो स्टोरी छप गई। वो स्टोरी छपने के बाद मुझे निकालने के लिए प्रेशर किया विष्णु भैया ने। बिल्कुल। मालिक ने एक इंक्वायरी ऑर्डर की, मुझे भेजा। एक वकील आया झा मुंबई से, उसने इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद जाके सेठ जी को बोला आपके साले की गलती है। सेठ जी ने साले को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोस्ट से निकाल दिया। बाप रे। और मुझे प्रमोशन दिया। आज अगर होता तो इस मापदंड से जब आते हैं आप, तो आपका बेस पक्का हो गया। बिल्कुल। उसके बाद जब हम दिल्ली आए, तो दिल्ली हम प्रभाकर माचवे हमको लेके आए दिल्ली, चौथा संसार अखबार। लेकिन फिर अखबार के जो मालिक थे वो हमारे मित्र हुआ करते थे। लेकिन जब मैं उनके अखबार में काम करने लगा तो वो नौकर समझने लगे, तो वो ईगो क्लैश हो गया, तो हमने वो छोड़ दिया और हम फ्रीलांसिंग पे आ गए। हम तमाम दिल्ली के अखबारों में संडे के आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स जाके तो 200, 300, 200, 250, 150 रुपये मिलते थे। उसी पे साइकिल चलती गई। फिर वीडियो मैगजीन का दौर आया, स्टार ट्रैक चालू हो गया। फिर एक इंद्रधनुष करके अशोक अग्रवाल थे, उन्होंने शुरू की थी। अशोक अग्रवाल जो यहाँ रामलीला चलाते थे, उनके साले ने उनको मिलकर शुरू की, तो वो 1 साल चलाई हमने। अशोक अग्रवाल कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे? कांग्रेस से नहीं, बीजेपी से जुड़े हुए थे। हाँ, तो उसके लेकिन वेरी अभी उनकी डेथ हो गई। अच्छा। अभी बेटे संभालते हैं सब, लेकिन अभी भी संबंध है मेरे। उसके बाद प्रीतिश नंदी का शो आया, फिजिकल फिटनेस बिजनेस पे, जी टीवी पे। दैट वाज द फर्स्ट बिजनेस शो ऑन टेलीविजन। और तब जी टीवी अपलिंक होता था हांगकांग से जी। मतलब यहाँ से टेप एयरपोर्ट पे भेजनी पड़ती थी, एयरपोर्ट से हांगकांग जाती थी वो यूमेटिक, और फिर जाके अपलिंक होता था। वहाँ से फिर वो टेलीविजन के साथ इंटरेक्शन शुरू हुआ। और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्रीज बनाने लगे, ये कर वो कर दनफन, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं किया। प्रीतिश नंदी जी के साथ भी जब हम काम करते थे कि नो नॉनसेंस, ज़बरदस्ती स्टोरी करते नहीं थे, और जिस स्टोरी में जो हार्ड बोलते थे, सबको मालूम था कि ये नहीं, ये चलेगा नहीं। फिर
एबीपी का दौर आया, एबीपी ने हबीबी के पैनल पे, लेकिन हर जगह किसी ने मुझे टोका नहीं। यहाँ तक कि इंडिया टीवी पे मैंने बहुत 1-1.5 साल उनके साथ एग्रीमेंट में काम किया जी। लेकिन मुझे कभी इंडिया टीवी पे ये नहीं बोला गया कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं। उनको मालूम था ये ऐसे ही बोलेगा, ये इमेज अच्छी होती है। हाँ आप तो मस्त वो काम हाँ कर पाते हैं। हम बोलते थे। उनके बाद ये हो गया, उसके बाद फिर बाकी शुरू हो गया। फिर मोदी जी आ गए, मोदी जी आने के बाद तो फिर आपको पता ही है सबका स्पेस हो गया, खत्म तो ये हो हो गया। तो इन सब जगह पे टेक्नोलॉजी बदलती गई। जब मैं फ्री प्रेस में था तो मैंने लाइनोटाइप देखा, क्योंकि जो अभी जो प्रिंटिंग जानते हैं, पहले एक खिला जोड़ के बनता था, उसके बाद एक पूरी लाइन की लाइन बन के आती थी, उसको लाइनोटाइप बोलते थे। वो 4 बजे से लीड गर्म होता था और फिर लीड से वो बनती थी, तो पूरा यहाँ से काला काला होता था वो पेज बनाने का चक्कर वगैरह। उसके बाद कंप्यूटर पहली बार फ्री प्रेस ने इंट्रोड्यूस किया। अच्छा। तो आप मानोगे नहीं, उस कंप्यूटर पे काम करने के लिए हमको 3 महीने लगे। टाइप बोर्ड वही था, लेकिन जिसको टाइपराइटर की आदत है बोलने की, आप टाइपराइटर इस उंगली से ए लगता है, ठक करके मारता है तो चाबी जाके आती है। आप उस स्पीड से यदि मारोगे बोर्ड पे तो 15 ए देता है। बिल्कुल। तो लगता था कि यार ये एक मतलब एक पैराग्राफ टाइप करने के लिए आधा घंटा लगता था। अरे यार फिर इसको पीछे वापस कर जाओ, कैसा यार टाइपराइटर अच्छा नहीं था अपना। कुछ लोग तो उस समय भी बहुत जल्दी रिपोर्ट टाइप करनी है तो फटाफट बैठते थे, थर 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 टाइप करके निकाल के दी कॉपी, यार इसको जरा इसमें कंपोज कर दे। ये स्थिति मैंने वो दौर देखा, मैंने कंप्यूटराइजेशन का। वो फिर पेजेस बनने लगे, फिर पेजेस डिजाइन होने लगे। मैंने ब्रोमाइड चिपका के भी पेजेस बनाए हमने। तो उस सारे दौर से टेक्निकली बदलता गया। एक बात समझ में आ गई कि पत्रकारिता में रहना है तो आपको टेक्निकली साथ में चलना होगा। बिल्कुल। आज अखबार वो नहीं है, आज अखबार की वेबसाइट उससे कॉम्पीट करती है। सुबह अखबार जब आप खोलते हो तो यदि वेबसाइट आपने देख ली तो फिर नया क्या है, नया कुछ नहीं होता, तो उनको कुछ अलग देना पड़ता है। वेबसाइट में भी इतनी कंपटीशन हो गई कि अल अखबार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देना चाहता है। चैनलों पे भी हमने देखा, लेकिन चैनल में अभी सरकार जब तक एबीपी में थे जी, तब तक एथिक्स थे। कभी किसी ने कभी नहीं जीवन में बोला कि आप ये मत बोलो। मुझे याद है, मुझे सिर्फ एक बार टोका गया, वो भी जो एडिटर थे वो भी बड़े प्यार से, अशोक जी तो थोड़ा सा लगा बिलो द बेल्ट हो गया ये। वो एक अलग बात हुआ ये कि चुनाव चल रहे थे और संघ चालक वोट देने पहुंच गए, तो संघ चालक की बाइट ली। तो किसी ने कहा कि ये पहली बार संघ चालक भी बाइट देने लगे, ये नया है। तो अशोक जी, क्योंकि आप संघ को भी जानते हैं, नागपुर को भी जानते हैं, मैंने बोला नहीं, मोहन भागवत बहुत सही समय पे संघ चालक बने। मैंने बोला वो जानवरों के डॉक्टर है और बीजेपी को वही ठीक कर सकते थे। दिस माय डायलॉग। तो शाहजी ने कहा कि अशोक जी थोड़ा सा मजाक में तो चलता है, लेकिन मजाक थोड़ा सा मुझे लगता है कि बिलो द बेल्ट हुआ, इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। मतलब देखिए ये शालीनता थी, कभी किसी ने करे ऐसे कैसे बोलते उसको मत बुलाओ, ये कभी नहीं चला। लेकिन अभी सरकार जाने के बाद एबीपी डिरेल्ड हो गया। सारे धंधेबाज लोग वहाँ बैठ गए, फिर बिल्डर से टाइप, इस पे टाइप, वो टाइप, मतलब गंद मच गई। वैसे अशोक जी आपको मजेदार बात बताऊं, मेरे बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जब मैं एमए कर रहा था तो पत्रकार बनने का मेरे ऊपर भी एकदम सवार था। पॉलिटिक्स करता ही था और ये था कि पत्रकारिता करेंगे। तो ग्राम स्वराज करके एक अखबार निकलता था, तो हमने उसको ज्वाइन कर लिया। हमें कल्चर मिला और यूनिवर्सिटी मिला कि यूनिवर्सिटी कवर करना है और कल्चर कवर करना है। साइकिल हुआ करती थी, हम अपना कवर करते थे। दिक्कत ये हो गई, 2 महीने सैलरी नहीं दी उसने। जब 2 महीने सैलरी नहीं दी, हमने कहा यार फिर तो बहुत घटिया चीज़ है। 500 रुपये की सैलरी तय हुई थी और ये बात होगी 93-94 की। उस समय 500 रुपये बहुत थे स्टूडेंट के लिए। तो फिर हमने सैलरी वसूली और पत्रकारिता को नमस्कार कर लिया। बुढ़ापे में जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। नहीं, आपकी तो पत्रकारिता कम से कम चॉइस से थी। हाँ, मेरी तो पत्रकारिता चॉइस से रही नहीं, मजेदार थी। मैं जब कॉलेज में स्टूडेंट लीडर था और ये था, तो आप जानते हो कॉलेज में उस जमाने में इलेक्शंस होते थे। बड़ा सारे जो नेशनल लेवल का पॉलिटिक्स जो है वो स्टूडेंट से निकलता था। बिल्कुल। तो हमारे जो सीनियर्स थे वो मंत्री मिनिस्टर्स थे कॉलेज के, इतने वहां से निकलती थी ये फौज। तो हम वो कॉलेज में एक छात्र एकता पैनल हमारा, और वो हॉस्टल का पूरा लीडरशिप, कुछ भी झगड़ा हो जाए क्षेत्र में, जो रिपोर्ट नामजद हो जाती थी अशोक वानखड़े साथ में। एक बार मैं गाँव गया और घर से वापस आया और बस स्टेशन से उतरते से ही सभी इंस्पेक्टर, अरे 3 दिन से ढूंढ रहे, कहाँ हो नेताजी? अरे मैंने मैं घर से आया यार अभी। बोला चलो, मैं थाने गया, शुक्ला जी बैठे थे। मैंने हाँ शुक्ला जी। बोला वो दुकान तोड़ी हॉस्टल वालों ने, रिपोर्ट है, FIR है। अरे बोला लेकिन मैं अभी आया हूँ, ये बस का टिकट देखो। उन्हें टिकट लिया, फाड़ के फेंक दिया।
बोला तुम्हारे बच्चे ऐसे ही होता है नेतागिरी में। मैंने बोला फिर जब आप ये कह रहे हो तो ठीक है, फिर हम भी ऐसे करेंगे। बच्चे आए थे हॉस्टल के, मैंने जाओ रे, तो बोलता था बंद करो, ये करो, वो करो। महेश जोशी मंत्री थे, महेश जोशी आ गए। महेश जोशी ने बोला बोले हमारे वो नेता हुआ करते थे क्योंकि क्रिश्चियन कॉलेज से निकले थे। बोला क्या हुआ, एसपी आ गए, सब तोड़ा फोड़ी हो रही। तो हम बैठे थे वहाँ पे, क्या हो गया अशोक? मैंने कहा मैं अभी आया हूँ गाँव से, ये देखो टिकट फाड़ के फेंका इधर। तो उन्होंने अपनी भाषा में, क्योंकि संजय गांधी के राइट हैंड हुआ करते थे एक ज़माने में, उन्होंने अपनी भाषा में बिल्कुल शुक्ला जी को बता दिया कि बच्चों को बेवजह परेशान मत करोगे, रवा दफा कर दो, वो दुकान वाले से मैं बात कर लूँगा, जाओ। तो जब मैं वापस गया तो तभी वही चौराहे पे से भाऊ आ गया, छूट गए। अरे मैंने लगा काय छूट गया सर, जिंदगी है ये। और होता क्या है अशोक जी, आप कितने भी बड़े नेता हो, जब कोर्ट में जाते हो ना तो स्टूडेंट लीडर ऐसे खड़ा, तो ऐसे खड़े हो जाओ तो क्या नाम है तेरा? अशोक वानखड़े। तेरा बाप क्या करता है? बुरा बहुत लगता है, बिल्कुल। तो मैंने टीचर है, ओ शिक्षक है, उसको मालूम है तुम क्या किया, गुल खिला रहे हो, बटन लगा ठीक से खड़ा हो जाए। और वकील कहता था एक शब्द नहीं बोलोगे अंदर, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बाहर लगता था कि यार ये छोड़ देना चाहिए, सब बहुत बेइज्जती होती है। तो इसी तरह से तो इतने में वो लड़का आया लेक्चरर का, बोले क्या बाबा हंगामा कर दिया तुमने? बोले तुझे कैसा पता? फ्री प्रेस में ले क्या है? बोले अखबार निकल रहा है अभी अगले महीने। बोले यार थक गया यार, रवीश बेंजामिन नाम था, मैं रवीश थक गया यार, मैं ये सब परेशान, गांव से आया यार, तो उठा ली पुलिस। अखबार में चल, प्रेस वालों को पुलिस वाले कुछ नहीं करते, कसम से पुलिस वालों प्रेस वालों को छोड़ देकर मैं प्रेस की लाइन में आया। मजेदार है। और ये मैं बैलेंस करता था, नेतागिरी भी प्रेस भी। लेकिन फिर मैं कहता हूँ ये जीवन के ऐसे कुछ हादसे होते हैं जिसको आदमी का पूरा टर्न ओवर करते हैं। बिल्कुल, आपकी पर्सनालिटी को बनाते नंद किशोर अग्रवाल का मैं नाम ले रहा था, उन्होंने मुझे आलोक आया, बोले पापा ने बुलाया। मैंने क्या हो गया? मतलब सुबह तो मंडी में मिले? बोले नहीं। मैं घर गया, मैंने हाँ नंदू भैया, वो मुझे लेके बैठे। एक मिनट लूंगा। हाँ। इंदौर में मंडी नहीं थी, तो व्यापारियों ने जमीन खरीदी, उसमें गोडाउन बनाए अपने अपने, और सरकार से रिक्वेस्ट करके नोटिफाई करवाया मंडी एरिया। वो मंडी हो गई छोटी, उन्होंने कहा कि सर छोटी पड़ गई, उन्होंने कहा फिर दूसरी मंडी बनाओ। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा कैंपस खरीदा व्यापारियों ने, फिर उसमें अपने गोडाउन वगैरह जो है आपस में बांट लिए, और वो मंडी घोषित कर दी सरकार ने। नगर निगम ने एक टेंडर निकाला, क्योंकि व्यापारियों को नई मंडी मिली है, तो पुरानी मंडी के प्लॉट हम आप ऑक्शन करेंगे। अच्छा। उनने कहा भैया 56 का प्रस्ताव है, ये जमीन हमने खरीद के इसको नोटिफाई करवाया, ये सरकार की जमीन कहाँ से हो गई? तो उन्होंने मुझे उस जमाने के प्रस्ताव और सब दिए। अब एक राइटअप दिया मुझे उन्होंने, क्या हुआ था ऐसे हिंदी में। मैं आया और मैंने सब समझाया मेरे संपादक को, गडकरी साहब को। उन्होंने पूरा वो अंग्रेजी में बढ़िया सा ड्राफ्टिंग किया और संपादक के पास ले गए। संपादक टीएन सिंह ने कहा, कॉल दैट बॉय, यू हैव डन दिस स्टोरी। मैंने यस सर। श्रवण जी को बुलाओ। श्रवण आ गए, चीफ रिपोर्टर। बोला क्या करते हैं आपके लोग नगर निगम में? कौन संभालता है नगर निगम की बीट? इतनी मेजर स्टोरी है, दूसरे की जमीन सरकार ऑक्शन कर रही है, अरे आपके नजर से नहीं आती? बोला कैरी इट ऑन पेज 1, गिव हिम अ बाय लाइन एंड रेस्ट ऑफ द स्टोरी विल बी कैरीड ऑन पेज 3। ठीक है। श्रवण जी मुझे बोले क्या यार, तुम्हारे पास कोई खबर होती तो तुमको बताना चाहिए ना, तुम चले गए नगर निगम। अब मैं क्या बोलूँ, मैं नगर निगम कहाँ गया भैया, मैं तो इधर ही किया। मुझे तो किसी और ने घर से निकाल के दी। सब हो गया, मैं रात भर सोया नहीं। मतलब अब पेपर आएगा बस स्टेशन कॉलेज के पास, पहली बाइलाइन कॉलेज के पास ही, वो सरवटे बस स्टेशन था, कॉलेज के सब हॉस्टल के लड़के भैया के साथ पेपर आ रहे करके, वो कैंटीन वाला परेशान। उस जमाने में पेपर का ये जलवा था। अरे बिस्किट दे, उसको मालूम था ये पेमेंट तो देंगे नहीं बच्चे हॉस्टल के। अरे बिस्किट देना, फिर दे दे। उनको लगे क्या हो गया भैया, क्यों आए हो? बोले अखबार आ रहा है। फिर वो फ्री प्रेस का बंडल आया, फिर उसमें से अखबार निकाला, बाय अशोक वानखड़े। एकदम धन्य हो जाता है आदमी, धन्य हो गया। फिर मैं हमारे प्रेस क्लब गया। हमारे प्रेस उस जमाने में, आज के प्रेस में, दिल्ली में आने के बाद प्रेस क्लब से मेरा मुंह टूट गया। मतलब ये प्रेस क्लब एक दारू पीने का अड्डा होता है ऐसा लगा मुझे। इंदौर के प्रेस क्लब में सर ये स्थिति थी
कि यदि तुमने अच्छी स्टोरी की तो जितने सीनियर लोग बैठे होते थे, हाँ। मैं अपना साइकिल लेके गया और जैसे ही साइकिल से उतर के गया, चांद साहब थे यूनाई के चीफ, जोर से ए इधर आप। मैं गया, मैंने हाँ सर। बाड़ारो इंगड़े, चांद साहब, गौड़ साहब, सब अलग अलग अखबारों के सीनियर सब। मजा आ गया। क्या स्टोरी किया तू। दो लोग कम से कम सस्पेंड हो जाएंगे। मुझे लगा कि ये साल बहुत इज्जत मिलती है मिलती थी। इसके बाद मुझे एक ने कहा, नगर निगम वाले ने, जो दूसरे अखबार का नगर निगम कवर कर रहा था, बोला तेरे बड़े चर्चे, चल मेरे साथ नगर निगम के ऑफिस। पहली बार मैं इंदौर नगर निगम गया, साहब जिसके पास जाऊं वो ऐसा लगे कि उनको वानखड़ी फ्री प्रेस से, अरे बाप रे आज क्या करने आया। तो एक मुंह में खून लग गया, जानता हूँ। मुंह में खून लग गया। खून नहीं, दूध था। हाँ, दो भी है कि अब अच्छा, जहां कुछ दिखे वहां जाओ। फिर इन्वेस्टिगेट करने लगा, फिर छोटी छोटी चीजों में ढूंढने लगे। टेंडर में से स्टोरी निकली ना ये। बिल्कुल। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें इतनी आदत लग गई कि अभी यदि किसी ने कचौरी दे दी न्यूज़पेपर में, तो कचौरी खाने के बाद भी पेपर देखता है आदमी कि क्या है इसमें। बिल्कुल, वो हम लोग की बात भी वही वैसी की है। अच्छा, थोड़ा पलटते हैं। आपने इसी बीच के बातचीत के बीच में कहा कि तुम नागपुर को जानते हो। हाँ। और आरएसएस को जानते हो। क्या जानते हैं? आरएसएस को इसलिए मैं जानता था कि देखिए, मैं इंदौर से जब दिल्ली आया तो नागपुर में तरुण भारत ही एक अखबार आता था, हम पढ़ते थे। और मेरे फादर बड़े सेक्युलर टाइप के लोग थे, लेकिन हमारे यहाँ तब एक ही अखबार था विदर्भ में। टीचर थे? हाँ, टीचर थे। क्या पढ़ाते थे? क्या पढ़ाते थे? प्राइमरी टीचर। अच्छा, प्राइमरी टीचर। और बहुत पूरे तो उस जमाने के प्राइमरी टीचर आमतौर पे बेहद ईमानदार और सख्त हुआ करते और थे। उनको पूरा गांव बापू बोलता था और सख्त भी हुआ करते वो थे। बापू ही थे पूरे गांव। जी जी। बापू आज भी बापू ही बोलते लोग। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, पिटाई उटाई हुई है बचपन में? भयानक सर। हाँ, फिर ठीक है। इसमें तो कोई मतलब फिर तो हम और आप भाई है। हाँ, जी जी। डिसिप्लिन बिल्कुल। हम तो सैनिक स्कूल तक पिटते रहे। जी। तो उसके बाद वो जो संघ का जो आपने बताया, तो एक तो था कि तरुण भारत पढ़ते थे तो एक वन पर्सपेक्टिव दिखता था। लेकिन जब इंदौर आया तो मुझे राजनीति, मैं सबसे पहले जो इंदौर आया तो मेरा कॉलेज का पहला चुनाव मैंने विद्यार्थी परिषद से लड़ा। अच्छा, एबीवीपी से? मतलब इसका जो विंग है स्टूडेंट वहाँ का। और हमारे नेता प्रवीण नावरकर होते थे। अच्छा। फिर बाकी ललित पोरवाल, ये हमारे नेता थे उस जमाने में। और क्योंकि मैं गया तो प्रवीण मराठी था, तो उसने मुझे मदद की, तो मुझे एक अपनापन हो गया। तो बोला ये एबीवीपी से चुनाव लड़ता हूँ। हमको बोला क्या मालूम कि चुनाव कैसा होता है। तो हम लड़ लिए चुनाव, सीआर बन गए। तो ये सीआर बड़ी मजेदार चीज होती है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव ये बनोगे तभी अध्यक्ष लड़ सकते हो। अरे उस जमाने में वो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट के लिए सीआर का वोटिंग होता था, तो सीआर किडनैप किए जाते थे। बिल्कुल। जैसे आजकल ब्लॉक प्रमुख वाला मामला होता था। ब्लॉक प्रमुख वाला मामला होता था। तो वहाँ की उसके बाद फिर जब जर्नलिज्म में आया तो उसी के बाद एक भूपेंद्र सिंह सलूजा करके, लवली करके एक हमारे नेता थे, वो डेयर डेविल लड़का था। और उसके साथ हमने एक अलग पैनल शुरू किया। अच्छा। छात्र एकता पैनल। हमने एक नई पार्टी बनाई कॉलेज में और खूब कंट्रोल किया। वो जो थे वो हमारे अनिल ओझा एक स्टूडेंट के वो पीठाधीश थे, गोवर्धना ओझा के बेटे। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में रहे। तो सब हमने अनिल भैया के हम पट्टे इंदौर की भाषा में। तब कांग्रेस, तब सुरेश पचूरी अध्यक्ष बन के आए थे कांग्रेस के मध्य प्रदेश के। तब इनके साथ NSUI वगैरह क्या है ये सब समझने लगे थे। अर्जुन सिंह का टाइम रहा होगा मेरे ख्याल। हाँ, अर्जुन सिंह का हमारे यहाँ अर्जुन सिंह का ही टाइम रहा था वहाँ पे। कि उसके बाद जब हम अर्जुन सिंह पटवा ही चलता था। फिर एक बार 5 साल में 5 चीफ मिनिस्टर हो गए। 2 बार अर्जुन सिंह, 2 बार मोतीलाल वोरा और 1 बार ये विद्याचरण श्यामाचरण शुक्ला। तो बड़ा इंटरेस्टिंग। पॉलिटिक्स इतना गंदा नहीं था तब बहुत। और स्टूडेंट का भयानक ये था कंट्रोल था। हाँ, मतलब बड़े बड़े MLA भी हो, सांसद भी हो, तो स्टूडेंट लड़के। और मेरा सही मायने में संघ के साथ इंट्रोडक्शन सही देखा जाए, जहाँ 1 to 1 और समझना, वो दिल्ली आने के बाद जब ताई यहाँ सांसद बन के आई इंदौर से, तो उनके वजह से, उनके मेरे संबंध बिल्कुल माँ बेटे के थे, है अभी भी। तो वो उनके वजह से मैं संघ के कई दत्तोपंत ठेंगड़ी से लेके तमाम लोगों से मैं मिलता रहा। और वो मैंने देखा कि वो कितने भी बड़े पोस्ट पे हों, कितने भी छोटी आदमी ने क्वेरी की तो उसको समझाते थे। ऐसा नहीं अरे क्या सुमित्रा जी का यहाँ मैं खाना खाने आए और ये कौन बच्चा है मुझे इतना पूछ रहा है। गोविंदाचार्य
वो हमको बहुत समझाते थे कि क्या है क्या नहीं। तो ऐसा करते करते संघ के काफ़ी लोगों से मिलना शुरू हो गया। फिर मैं नागपुर जाता था तो कभी वैद्य साहब से मिल लिया, किसी से मिल लिया, तो वो इंटरेक्शन होता रहा। लेकिन कुछ चीज़ों से मुझे वो लगता था कि आप जो बोलते वो होता नहीं है। मतलब आप मोहन भागवत कहते कि भाई मुसलमान का डीएनए हमारा है, मुसलमान इस देश में अनिवार्य है। यदि मुसलमान अनिवार्य है इस देश में, तो फिर ये आपके बजरंग दल से लेके तमाम लोग मुसलमानों को गालियां क्यों देते हैं? ठीक बात है। ये आपके कंट्रोल में नहीं है क्या? कि एक तरफ आप बोलते हो कि मैं तो बोलता रहूंगा मत मार और तू मारते जाना। ये जो गुड कॉप बैड कॉप का बैड कॉप कल्चर कि मैं तो अच्छी अच्छी बातें करूंगा। मोहन भागवत का भाषण सुनिए आप, आपको लगेगा कि संघ में मतलब आपके और मेरे हम संघी हो जाते हैं उनका भाषण सुनने के बाद। मैंने एक बार कहा एक प्रोग्राम में, मैंने बोला मोहन भागवत जी जो बोले 3 दिन के लेक्चर सीरीज में, मैंने वो सुनने के बाद यदि कोई कहे तो संघी है तो मैं संघी बनने को तैयार हूं, बशर्ते वो जो बोले वो हो। लेकिन वो तो इतिहास में होता है ना, आरएसएस का तो इतिहास भी रहा है पूरा। ये तो बोलना तो कई बार इंटरनेशनल मीडिया के लिए होता है, कई बार बाकी सब के लिए लिखा। लेकिन वास्तविकता देखिए तो ब्राह्मणवाद बहुत हावी है, बहुत ज्यादा। कास्टिज्म आप मत कहो, लेकिन कास्टिज्म हावी है ही, वहाँ पे बिल्कुल है, बिना कास्ट का होता नहीं। और मैंने कई चीज़ें देखी, मैंने फिर राजनीति में अब समझने आती ही कुछ चीज़ें समझ में आती है कि उस समय ऐसा क्यों हुआ होगा। जब मैं छोटा था 3री-4थी क्लास में, तो एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी थी बंगाल की उसका एमएलए यवतमाल में होता था, हमारे यहाँ से, लेफ्ट का फॉरवर्ड ब्लॉक ये पार्टी, और जिसका चिन्ह था शेर। और जाम्बुवंतराव धोटे, सुभाष बाबू ने बनाई थी ये पार्टी। जाम्बुवंतराव धोटे एमएलए बना। अच्छा, अकेला नहीं, 3 एमएलए जितवा के लाते थे वो महाराष्ट्र में, यवतमाल विदर्भ में। और वो हमारे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में थे वहां पे, मतलब हमारे क्षेत्र में। तो कुछ नहीं, उसका एक हर घर में जाम्बुवंतराव धोटे का फोटो मिलता था, हाथकड़ी में ऐसा, हाथकड़ी ऐसे लगी हुई, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल ऐसे और ऐसा, हर घर में जाम्बुवंतराव धोटे का पोस्टर। अच्छा, ऐसा जो क्रेज था वो। और एक ही उसका कोई नारा नहीं, वारे शेर आया शेर। जाम्बुवंतराव धोटे जब मुंबई गए तो सिस्टमैटिकली बाकी नेताओं ने उनको गला दिया, खत्म कर दिया। फिर उनकी शादी हुई और फिर वो शादी भी ऐसी ही हुई, और ही उनका अंत बहुत बुरा हुआ। ये जो एग्रेसिव नेतृत्व जो होता है, इसका खच्चीकरण बहुत प्यार से बड़े राजनीतिक दल करते हैं। अभी बच्चू कडू एक उसका उदाहरण है। महाराष्ट्र में जो बच्चू कडू, अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी थी उसकी, 2 विधायक होते थे, और साहब बच्चू कडू जब विधानसभा में बोलता था तो पिन ड्रॉप साइलेंस और रोंगटे खड़े होते थे। वो आदमी किस इलाके से थे? अमरावती। अच्छा, अमरावती से। हाँ, क्या हुआ, गुवाहाटी चले गए जी। जब तीनों पार्टियां इकट्ठा आई, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस, तब उद्धव ठाकरे ने उनको प्रॉमिस किया था कि तुम भी हमको साथ दो महाविकास आघाड़ी में, तो हम तुम्हें एस्टेब्लिश करेंगे कहेंगे। तो उसके बाद जब मंत्रिमंडल बना तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि बच्चू कडू को मैंने प्रॉमिस किया। शरद पवार ने कहा कि पहले ही मंत्रिमंडल 3 गुटों में बढ़ा है, बहुत कम मंत्रालय आए हैं, अब इसमें और मत बढ़ाओ, आपको देना है तो आप अपने शेयर में से दे दो। तो उन्होंने अपना एक राज्य मंत्री कम किया और बच्चू कडू को दिया, और बच्चू कडू गुवाहाटी चले गए, क्या करने, कैबिनेट बनने। अच्छा, ओके, वहां से वापस आ गए। ओके ओके ओके। राज्य मंत्री भी नहीं मिला, सवाल ही नहीं उठता। हाँ, ठप्पा लग गया 50 खोखे का, खत्म कहानी। अब शिवसेना एकनाथ शिंदे को ज्वाइन किया। तो जो लोग, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जिनको लगता है कि हमारी एक विधानसभा में आवाज थी, आज वो कहते कि देखो बच्चू कडू भी बिक गया, क्या करें। तो उसको भी किसी ने गलाया। तो एक आदमी कंटिन्यूस रहे राजनीति में एक विद्रोही नेचर के साथ, बहुत मुश्किल है। चारों तरफ से घेरते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी राजनीतिक दल जो बड़े होते हैं सब घेरते हैं कि इसको कैसा पहले कब्जे में ले लो, कब्जे में लेकर इसको बस अपने लेवल पे लाओ, ताकि ये विरोध का स्वर अब खत्म हो जाए। अब महाराष्ट्र में कौन आवाज करता है? शिवसेना वाले बोलते तो कोई सुनता नहीं, और अब तो विधानसभा में कोई बोलता है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पहले विधानसभा में एक भी कॉर्नर भी करता तो लोग सत्ता पक्ष हिल जाता था।
अब वो नहीं रहा है। आज के डेट में किसी भी विधान सभा में जाइए आप, लोग एक दूसरे, ऐसा लगता है कि बाहर निकलने के बाद मारेंगे एक दूसरे को। अच्छा, मैं एक बड़े पत्रकार को अभी सुन रहा था, बड़े पत्रकार मतलब टीवी के पत्रकार हैं और अच्छे आदमी हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो वो बात कर रहे थे शिवसेना का जो ग्रुप टूट के गया उसके बारे में बात कर रहे थे कि बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, अकेले में मिलते हैं तो ये शिकायत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा है, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, पड़े रहना है, सत्ता में ही पड़े रहना है। तो महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरह से बदली है पिछले 5-7 सालों में, भाई एक ज़माने में बीजेपी शिवसेना के अलावा कुछ सोचना मुश्किल था। वो मतलब एकदम जो नेचुरल अलायंस हो तो शायद 2 ही थे हिंदुस्तान में, अकाली भाजपा और वहां पे शिवसेना। और महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस सर्वोपरि थी। कांग्रेस को कोई चैलेंज था ही नहीं जी। किसान कामगार पार्टी जो थी, शरद जोशी वाली, वो थोड़ी बहुत कहीं जो पुरानी पार्टी थी वो थोड़ी सी दम मारती थी। बाकी 1-2 विधायक होते थे, जनसंख्या विधायक, बाकी पूरे 100% कांग्रेस थी। उस कांग्रेस में ज्यादातर मराठा लॉबी हावी थी और मराठा लॉबी बड़ी इंटेलिजेंट थी। वसंतराव नाईक को मुख्यमंत्री बनाया विदर्भ को। वसंतराव नाईक खुश, मुख्यमंत्री पद मिल गया, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। सारा डेवलपमेंट का काम उन्होंने पश्चिम महाराष्ट्र का किया। ओके। जहां बैरन लैंड थी वहां इरिगेशन हो गया, और जहां ब्लैक गोल्ड सॉइल थी, गोल्डन सॉइल, वहां अकाल है अभी। सिस्टमेटिकली प्री प्लान्ड विदर्भ वाला जो पूरा इलाका। रही तोड़फोड़ की बात, तो उसके जनक तो मुझे लगता है शरद पवार है। 31 साल की उम्र में उन्होंने तमाम विपरीत विचारधारा के लोगों को इकट्ठा करके पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी बनाई, पुलोद, और सत्ता में आए। फिर कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस से बाहर गए, फिर कांग्रेस के साथ आए, तो ओरिजिनल टूटा फूट गया। दूसरी बात है, शिवसेना को पहली बार किसने तोड़ा? शरद पवार ने तोड़ा। छगन भुजबल पहली स्प्लिट। दूसरी स्प्लिट नारायण राणे किसने करवाई? पवार साहब ने करवाई। तीसरी और अंतिम स्प्लिट जो है वो उन्होंने करवाई। लेकिन पवार साहब के स्प्लिट करने में और इनके स्प्लिट करने में मेजर डिफरेंस है। शरद पवार ने उनको पॉलिटिकल गणित समझाया कि तुम यहां पे आओगे तो तुम्हारा भला कैसा होगा। वहां छगन भुजबल को पता था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे, कभी नहीं, और उनको बताया गया था कि तुम यहां आके आओगे तो मुख्यमंत्री बन सकते हो, तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। नारायण राणे वहां मुख्यमंत्री बनने के बाद हाशिए पे चले गए थे। उनको उनका भविष्य नहीं था। उनको बोला गया कि आप मुख्यमंत्री हो, इधर आओगे तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हो, तो नारायण राणे यहाँ गए। ये शरद पवार की टेक्निक थी। लेकिन ये जो फडणवीस ने स्प्लिट करवाई है, इसमें सिर्फ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, डंडे के जोर पे। सबसे पहले एकनाथ शिंदे का खास आदमी सरनाइक, उस पर रेड, 60 करोड़ के एसेट जब्त, और रोज लेटर लिखता था, और पब्लिक करता था वो पत्र कि हमें बीजेपी के साथ ही जाना चाहिए, हमें बीजेपी के साथ ही जाना चाहिए। फिर उसका एक पीए उठाया, सब लाइन पे लग गए। अजित पवार के एक बेटे दुबई में काम करते थे, उन पे हाथ डालने का प्रयास किया। नहीं तो अजित पवार जिनकी प्रॉपर्टी भी सीज हो गई, जिनके बहनों पे लेके सब पे रेड हो गई, उसके बाद भी टस से मस नहीं थे। लेकिन फिर बेटे के सामने वो झुक गए। बाकी कितने लोग ऐसे कि ईडी की रेड हो गई दूसरे दिन इधर, ईडी की रेड हो गई दूसरे दिन इधर, और कुंबा बनाया। ये है मेजर स्प्लिट। वो समझाइश में गए थे, ये बचने के लिए गए थे, जेल नहीं जाए इसलिए सत्ता में जाए। आज क्या है, आज अपमानित होते हैं। आज भाई जो विधान परिषद की सीटें हुई उसमें जो मिला है एकनाथ शिंदे को, अपमानजनक मिला। एकनाथ शिंदे के लोग विद्रोह पे उतार हुए हैं। अच्छा, एक मजेदार सवाल पूछता हूँ अशोक भाई, ये सवाल है। देखिए, बंगाल में भी ममता जी का वो जलवा चलता था, और अभी का है, सबने देखा है कि कांग्रेस का एक विधायक जीता था, 0 थी, एक जीता उपचुनाव में, वो भी बेचारा, उसको भी कांग्रेस में नहीं रहने दिया, उसको भी लिया ही, सीपीएम को तोड़ा, सबको तोड़ा उन्होंने, सबको तोड़ा, और सत्ता जाते ही
3-13 हो गया। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें नहीं पता है कल वो पार्टी रहेगी नहीं रहेगी। मैं दूसरा सवाल पूरा कर लूँ इस बार। ये बताइए कि सत्ता का ये जो चुंबक होता है, मान लीजिए कल चला गया, तो क्या यही 3-13 आपको दूसरी तरफ भी दिखाई देगा? ये सारे लोग जो डर के मारे गए हैं, ये एकदम भागते हुए दिखाई देंगे 2 मिनट के अंदर ये बताएंगे। अच्छा, गुंडागर्दी भी चली गई भाई, तृणमूल कांग्रेस के पास पूरी फौज थी, आज कहाँ है पता नहीं, पिट रहे हैं। बंगाल का उदाहरण देता हूँ ना मैं जी आपको। जी। पिछले चुनाव में क्या हो गया था, 35 ममता के लोग चले गए थे बीजेपी में, 37 सॉरी, उसमें से 4-5 जीत पाए, बाकी हार गए, बाकी सब हार गए। हाँ, सब ममता के पास आ गए वापस हाथ पहुंच। उसमें से कुछ ममता ने लिए नहीं। जिन लोगों को लिया नहीं वो ऑटो रिक्शा पे भोंगा लगा के घुमवा रहे थे कि हमने बीजेपी छोड़ दी है, हमने दीदी से माफी मांग ली है, दीदी ने बोला समय आने पे आपको ले लिया जाएगा, तो हम तृणमूल का ही है, ये बोले थे ना उन्होंने। क्या है सर, सत्ता का दम्भ हर एक को है, चाहे टीएमसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सत्ता का दम्भ। जब सत्ता में थे और दम्भ था तो एक कांग्रेस का विधायक भी आपको परेशान कर रहा था जबकि आप मेजोरिटी में थे, फुल मेजॉरिटी आपने उनको तोड़ के ले लिया अपने पास, है ना। तब तो आपको नैतिकता सामने नहीं आई, तब आपको इसका इस्तीफा करके लेने का सामने नहीं आया। मेघालय में तो पूरी पार्टी ले ली संगमा के साथ साथ। जब राहुल गांधी ने कर्नाटक का पूरा फुल प्रूफ केस सामने लाया तब अभिषेक बनर्जी का क्या रिएक्शन था पार्लियामेंट के बाहर, कोई वोट चोरी वगैरह नहीं है, ये फालतू बना है, बोला था ना। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप वोट चोरी क्यों बोल रहे हैं? जोड़ो यात्रा का मजाक उड़ा था। आज तब की सत्ता का दम था, तब आपको थर्ड फ्रंट खोल रहे थे। अब आगे इंडिया पूरा प्लान था थर्ड और आगे इंडिया गठबंधन। कैसे गठबंधन जब बंगाल में एक सीट देने को तैयार नहीं, कांग्रेस 2 या 3 लोकसभा मांग रही थी, एक भी देने को तैयार नहीं। तो कहा मैंने, ये जो सत्ता का दम है, आपने गड्ढा खोदा, आपको ये पता नहीं, आपको उसी में गिरना है। आप जो बोगे वो फसल काटोगे आप, पक्का। अभी क्या है, थोड़ा एक मराठी रेफरेंस देता हूँ। हमारे को स्टडी में 10th में एक मराठी नाटक था, उसका नाम था सूर राहुदे, शना नवरे का, बहुत बड़े नाटककार है उनका। उसमें एक डायलॉग है हीरो का, अपने मराठी में सुनाना है, हाँ, बाद में हिंदी बता दीजिए। तो उनकी पत्नी जो है उसको छोड़ के जाती है मुंबई के ग्लैमर के लिए, और वहाँ जब पूरा हार के वापस आती है तब तक बेटा बड़ा हो चुका होता है थोड़ा, इसने भी अपनी ज़िंदगी संभाली होती है। वो जब आती है तो बोलता है नहीं मेरे पास जगह नहीं है अभी अपनी। बोले नहीं मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा बेटा है। बोला नहीं था, छोड़ के गई ना तुम। तो वहाँ वो बोलता है उसको, काय आहे म्हणे, जगात एवढी माणसं झाली की आता देवानी स्वर्ग नरक ठेवलंच नाही की तुम्ही वर जाल तिथे तुमचा हिशोब होईल मग तुम्हाला स्वर्गात किंवा नरकात। त्यामुळे देवानी नवीन सिस्टमच सुरू केली, खालीच सगळे भोग भोगायचे आणि वर क्लीन जायचं। बिल्कुल। इसका अर्थ ये है कि पृथ्वी पे इतनी जनता हो गई है कि अब चित्रगुप्त ने वो रिकॉर्ड रखना ही बंद कर दिया। किसका रिकॉर्ड रखेगा, इसको नरक भेजो, इसको स्वर्ग भेजो, यहीं पे स्वर्ग नरक दिखाया। तो उन्होंने ये कहा कि तुम जितने पाप करोगे उतना नीचे ही सजा भुगतो और फिर ऊपर आओ। तो बोले तुमने जो किया है अब तुम भुगतोगी। ठीक बात है। तो वो जो है वो हर इंसान को नहीं, राजनीतिक दलों को भी लगता है। आज सोरेन के यहाँ चरण छू रहे हो आप, नहीं उस पर बात करेंगे, मैं आऊंगा उस पर। ये बंगाल वाला थोड़ा सा और बताइए, क्या आपको लग रहा है? नहीं, बंगाल में ममता की पार्टी जाएगी सर, आगे पीछे टीएमसी सिंबल भी जाएगा उसका वो भी चला जाएगा ममता। और दूसरी बात है डर, भय। आपको क्या लगता है कि ममता का कैडर इतना कमजोर है कि मार खाए? लेकिन उनको मालूम है कि उन्होंने हाथ यदि उठाया तो 302 का केस लग जाएगा उन पे, 307 का केस लग जाएगा। पुलिस इनके साथ है, पैरामिलिट्री फोर्स साथ में खड़ी है, आप मारो हम देखते हैं। उनने हाथ उठाया तो ये सब डंडे बचाने शुरू कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि जितना मार सह कर सकते तो मार ले भैया, तू चल, या फिर पलट जाओ या फिर उधर चले जाओ। ये डर का एक माहौल, घर के ऊपर झंडा बदल दो, उसमें क्या है। 1 महीना निर्णय चुनाव नतीजों के बाद इन्होंने भी तो लाल झंडे हटवाकर फूल पत्ती लगवाई थी, वही गांव में। आप जब करोगे आप ये भूल जाते हो, एक दिन आप पे भी ये स्थिति आ सकती है ना। बिल्कुल, आप भी उस स्थिति में आ सकते हैं। आज जो शुभेंदु अधिकारी कर रहा है, आने वाले समय में शुभेंदु अधिकारी के भी लोग ऐसे ही भुगतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
वो तो कल्चर बना दिया आपने। कल्चर बना दिया आपने। अच्छा ये बताइए, सत्ता का अहंकार तो समझ में आता है, ये कौन सा अहंकार होता है कि हेमंत सोरेन को आप असम में 2 सीट नहीं दे पाते हो? और जहां आपको भी पता था, आप भी बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा था, ठीक है खुल के कई बार बोले कई बार नहीं बोले कि भाई बंगाल में तो दीदी का फिर भी चांस था, लेकिन आसाम में तो हमको यहां से दिखाई दे रहा था कांग्रेस का कोई चांस नहीं है। मैक्सिमम जो सीट समझ में आ रही थी 30-35 समझ में आ रही थी। हेमंत सोरेन से मेरी जब बात हुई तो जब सीएम बने हो तो मैं एक यूनाइटेड नेशंस के एक कार्यक्रम में मैं रांची था, तो उनको पता पड़ गया, तो फिर वो मुलाकात हुई इनसे, ऐसी बात हुई। तो मैंने बोला क्या हेमंत जी अभी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह? बोले नहीं, अभी मेरे पास 5 साल पड़े हैं, अभी अशोक जी मेरा सारा फोकस आसाम पे है। हेमंत सोरेन ने बहुत परेशान किया झारखंड में उनको। एग्जैक्टली। बोला मुझे इसका बदला लेना है। मैंने मेरी सारी टीम लगा दी आसाम में, हमारे जितने भी आदिवासी भाई है वो आदिवासियों के बीच में हम अपनी पेट करेंगे, लेकिन ये बोलना मत टीवी पे कभी। बोले नहीं मैं नहीं बोलूँगा। ये मैंने तब बोला जब इन्होंने सीट देने से मना कर दिया जी। तो आसाम में जो आदिवासियों के जुलूस निकल रहे थे, ये निकल रहे थे, कौन कर रहा था उसके पीछे? जाहिर है हेमंत था। इन्होंने हेमंत को निगलेक्ट किया और वही इशू बने थे बेसिकली। हेमंत ने 3-4-5 सीटें मांगी थी, दे देते आपको पूरा जीतने। अरे 5 मांगी थी, 3 पे भी मान जाते। अरे आपने बिल्कुल निगलेक्ट किया। बिल्कुल, तुम कौन क्या? अच्छा हेमंत के साथ तो दोबारा ये खेल हुआ है बिहार में, यही काम आरजेडी ने किया। बिहार में तो कम से कम कांग्रेस ने बोला यार आरजेडी नहीं मान रहा है, हम क्या करें। यहाँ तो कोई नहीं था, यहाँ तो आप ही थे। होता क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है कांग्रेस में, आरजेडी में, ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि बीजेपी ने इतने लोग इनके पार्टी में भर के रखे हैं। बीजेपी, हमारे एक दोस्त हैं, हाँ, और वो कहते हैं कि बीजेपी दुनिया की इकलौती पार्टी है जिसके मेंबर भारत के हर पार्टी में। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप मतलब स्लीपर सेल ही है ये। हाँ, उसको बोलना तुमको एक भी सीट नहीं देंगे, ये बोलने वाला कौन है भी तू? आप मुझे बताइए, अखिलेश को भी दम आ ही गया था। हाँ। अखिलेश ने जब चौधरी चरण सिंह के परिवार से टाइप किया था तो कांग्रेस से तो पूछ भी नहीं रहा था वो। ये तो जयंत चौधरी बीजेपी में चला गया, इसलिए मजबूरी में उनको कांग्रेस का हाथ पकड़ना पड़ा। तो ये रिजल्ट आए, नतीजे आए। क्योंकि अखिलेश और कांग्रेस में भी करने वाले कौन है? हाँ। अखिलेश के पार्टी में भी कुछ बीजेपी के स्लीपर सेल है, और कांग्रेस में भी। वो वहां बैठ के रोज ट्विटर पे राहुल गांधी को गाली देते हैं, ये रोज यहाँ बैठ के उसको गाली देते हैं। दे आर दी स्पॉइल गेम। वो काम ही है उनका कि, और ये सबसे ज्यादा यदि परसेंटेज देखा जाए तो कांग्रेस में है स्लीपर सेलों का, दंदनाते हुए। आप देखिए राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी तो सवाल कौन कौन लोग पूछते हैं? वही पूछते हैं जिनके चैनल गांधी परिवार को 24 घंटे गाली देते हैं। बिल्कुल नहीं, कल को अगर सरकार मान लीजिए बन भी गई, हाँ, तो वही चैनल, वही पत्रकार, वही सबसे करीबी दिखाई देंगे। वही कहा ना, राहुल गांधी को इंटरव्यू देना हो आज गोदी मीडिया के जो गोस्वामी को ही बुलाएंगे। आज गोदी मीडिया के जो सबसे बड़े पत्रकार हैं, हाँ। मतलब हम तो कल पैदा नहीं हुए ना, हम तो 2014 में पैदा नहीं हुए हैं, तो हमने तो देखा है कि वो कांग्रेस टाइम में भी उतने ज्यादा घुसे हुए थे अंदर तक। तो ये सारे जो देखिए, ये लोगों को समझ लेना चाहिए। बीजेपी इसमें बहुत, मतलब भली उसकी विचारधारा से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन उनका एक है कि वो अपने लोगों को पकड़ के रखते हैं, अपने लोगों को प्रमोट करते हैं। यदि क्या वल्लभ साहब को गौरव ने दिया राज्यसभा का, मतलब टिकट खरीदवा किनारे कर दिया। एक सेकंड, वल्लभ कहाँ से बीजेपी का हो गया है? वो तो गया बेचारा, तो दिन रात गांधी परिवार को गाली देता है बेचारा। कई लोग ऐसे हैं कि जिनको कहीं अध्यक्ष बनाया जाता है। किसी अभी एक पत्रकार जो है वो बीजेपी के बड़े नज़दीक थे, उनको बाकायदा वहाँ पे जो ऑब्जर्वर फाउंडेशन है उसमें एडजस्ट किया गया। अब कितने नाम बताएं, तो ये सब कहीं ना कहीं एडजस्ट। वैसे एक बात बताता हूँ, अपन थोड़ी सी अलग सी भी बात कर लेते हैं। मैंने फेसबुक पे सुबह ऐसे मजे में लिखा था, और मैंने ये लिखा कि बीजेपी ज्वाइन करने का जो गोल्डन पीरियड था वो 2014 से 2018 तक था। हाँ, अब कुछ नहीं है। तो मतलब तब तक जो गए उनको तो मिल गया। अब तो वहां पे इतनी लंबी लाइन लग गई है कि अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब तो बहुत लंबा नंबर लगेगा आपको गौरव वल्लभ मिलने में। आपको अभी छोड़िए, अभी अंदर वाले लोग आने नहीं दे रहे। वही है, बोला यार इतने आ गए, हमारे सारा चांस ले लिया, तुम और आओगे तो क्या हम बाहर जाए पार्टी के? बिल्कुल। तो यदि वल्लभ को किसी ने बोल दिया कि उसको राज्यसभा मिलेगी, तो उससे बड़ा मूर्ख नहीं है जो राज्यसभा के चक्कर में वहां चला गया। वहां ऑलरेडी बहुत दावेदार है, उन्होंने आपको लाके गला दिया, आप पे स्टैंप लग गया, आप बीजेपी के हो गए। अब आप क्या करोगे? मजबूरी में बीजेपी के रहोगे।
भाई सुरेश पचौरी बीजेपी में चले गए, कहीं सुरेश पचौरी का नाम सुना आपने पूरे प्रोसेस में? एक मतलब जो आदमी हर दूसरे दिन हेडलाइन में रहता था वो पूरी तरह से गायब है। कभी किसी ने बोला कि बहुत बुरा लग रहा था कि सुरेश पचौरी कोई पर्चा बांट रहे थे किसी बीजेपी का, कोई उनको बोला गया था इस मोहल्ले में जरा। कई बार लगता है औकात उतनी ही थी, कांग्रेस ने कुछ ज्यादा दे दिया था कई लोगों के बारे में लगता है। कांग्रेस ने तो जितने भी लोग बने हैं वो कौन है? कांग्रेस ही तो है ना। अशोक चौहान की क्या औकात थी? कांग्रेस ने सीएम बनाया। तब अशोक चौहान की जगह जो डायहार्ड कांग्रेसी है उस परिवार को कभी नजर नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे जो स्लीपर सेल बैठे हैं वो यही देखते हैं कि जो ओरिजिनल कांग्रेसी है, जो वाकई जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं, उसका खच्चीकरण करो। अच्छा, ये आप कहिए, ये मानेंगे कांग्रेस में कुछ अब आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ चेंज हो रहा है? चेंज मतलब एक आप कह सकते हैं ट्रांजिशन हो रहा है। जैसे दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि वो नहीं लड़ेंगे। नहीं क्यों कहा पता नहीं। कमलनाथ जी आए थे। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों कहा। नहीं, वो करेक्ट आप ही बताएंगे, मैं थोड़े बताऊंगा, मुझे जानता हूँ, मैं बताऊंगा, आप ही बताएंगे। एक पीढ़ी का आपको चेंज दिखाई दे रहा है क्या? राहुल गांधी इफेक्ट दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, राहुल गांधी का इफेक्ट तो दिखाई दे रहा है। जैसे मीनाक्षी को वो लेके आए हैं। मीनाक्षी, अब देखिए, मीनाक्षी के बारे में कोई कुछ भी कहे, मैं दो चीज की गारंटी ले सकता हूँ, उनकी ईमानदारी की, उनकी सादगी की और आइडियोलॉजी की। देखिए, और जहां जब वो बनी थी, एमपी बनी थी, जबरदस्त काम रतलाम में किया था, भारी, वो सब अलग मामला है। और दूसरा ये कि राहुल गांधी के प्रति जो उनका स्नेह है उसकी आप गारंटी ले सकते हैं। नहीं, देखिए, दो बातें हैं। मीनाक्षी बहुत जूनियर थी हमको, इंदौर से ही है, वो मध्य प्रदेश की है, और नटराजन पे मत गई। नहीं, वो तो मध्य प्रदेश की है, मैं जानता हूँ। मंदसौर से चुनाव लड़ी थी। हाँ, एनएसयूआई में थी, एक्टिव है, बहुत अच्छी। हाँ, रतलाम बोल गया, मंदसौर, सॉरी। बहुत डिबेटर है, अच्छी खासी। बिल्कुल, वो तो लेखक है, अच्छी 2 किताबें हैं उनकी। लेकिन उसको भी, मीनाक्षी को भी ऊपर इन्हीं लोगों को नमस्ते करना पड़ता है जो स्लीपर सेल बैठे हैं। उनको गुड ह्यूमर में रखना पड़ता है। प्रॉब्लम ही है। अब बैजू अलंकार इस टाइप के लोग जब ये तय करने लगे कि राहुल जी कहाँ जाएंगे और राहुल जी किससे मिलेंगे, मैं आपको फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ बता रहा हूँ, जिस आदमी ने रायबरेली और अमेठी संभाला जीवन भर, शर्मा जी, उनको सांसद बना दिया गया। अमेठी के उन्होंने किस्सा सुनाया मुझे, पटना में एक कार्यक्रम में साथ में थे हम, बाद में नुकसान ना हो जाए, चाय पी। नहीं, नुकसान नहीं। इसमें ये सारी चीज़ें राहुल गांधी को भी पता होनी चाहिए। मैंने उनको बोला आपको राहुल जी को बोलना चाहिए था, वो कैसा मालूम उसको कि उसके टीम क्या करती है। उन्होंने कहा कि मैं तो वॉक इन था, मुझे कभी परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन मैं सांसद हो गया तो मुझे लगा नहीं, अब थोड़ा प्रोटोकॉल देखना होगा, फॉलो करना होगा। पहले तो हम जाते थे कि भाई कॉन्स्टिट्यूंसी का काम है तो चले गए, सोनिया जी 5 मिनट, अच्छा आ जाओ टाइप। तो हमने परमिशन मांगी, तो हमने कौशल से बात की। कौशल ने कहा 15 दिन तक टाइम नहीं है। हम चुप हो गए। हमने एसएमएस किया, राहुल जी का एसएमएस आया, राहुल जी का कॉल आया, क्या हो गया? व्हाई आर एसएमएसिंग मी, व्हाई डोंट यू कम? हाँ, जो आदमी बाप के टाइम से बचपन से आ रहा है, तो बोले मैं चले गए। तो कौशल ने मेरे को देख के है थोड़ा सा ये ऐसा करके बोले वो साइड को हो गया, मैं अंदर चला गया, राहुल जी से बात करके वापस आ गया। तो बोले राहुल जी को, वो तो राजीव जी के जमाने से जा रहे होंगे। एग्जैक्टली, उनके बनाए हुए हैं। एग्जैक्टली। तो मैंने बोला ये राहुल जी को क्यों नहीं बताया आपने? बोले यही गलती करते हो आप लोग। राहुल जी को बताओ तो सही कि ये कौन पाल के रखे आपने। हाँ, पत्रकारों के लिए करो, बाकियों के लिए करो, अपनी पार्टी के इतना करीबी लोगों के लिए तो मत करो कम से कम। तो पत्रकार भी वो कौन भेजते हैं, वो सब जाने दीजिए, वरना पत्रकार भाई लोग नाराज। नहीं, पत्रकार नहीं, पत्रकार वही भेजते जो इनकी जय जयकार करे वहां। जानता हूँ, वो सब पता नहीं, छोड़ दीजिए कि भाई सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम लोग नेशनल पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स पे नहीं। ये दुर्भाग्य है, आज देश कांग्रेस को चाहता है। हाँ, देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो पीपल वांट चेंज, लोग कांग्रेस को लाना चाहते हैं, और दूसरी कांग्रेस आना चाहती है कि नहीं ये तय करे कांग्रेस। और दूसरी बात ये कि समहाउ फॉर लास्ट 5 years आई कैन सी कि राहुल गांधी सारी सही बातें कह रहे हैं। ऐसा कम होता है, आप 4 सही बातें करते हो तो 2 गड़बड़ बातें कर जाते हो। हम लोग उस पर, राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक करने का मौका हम लोग को नहीं मिलता है। कारण क्या है कि वो आदमी जो बयान देता है, बेहद सधा हुआ बयान देता है, चाहे वो इकॉनमी पे बात कर रहे हों, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिसी पे बात कर रहे हों। कोविड के पहले उन्होंने कहा था कि कोविड आने वाला है, अभी जो बात की, तो ही इज डूइंग ऑल द राइट थिंग्स, बट समहाउ पार्टी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो उसको जमीन पर नहीं आने दे रहा। उसी कह रहा हूँ, राहुल गांधी को कोई लोग कहेंगे कि यार तुम इतना महिमा मंडन का मामला नहीं। सवाल ये है कि राहुल गांधी पॉलिटिशियन है ही नहीं। लेट मी टेल यू,
उनके अंदर वो पॉलिटिक्स नहीं है, कनिंगनेस होती है ना पॉलिटिक्स की। नहीं, पॉलिटिशियन है, कनिंग नहीं है, ये कह सकते हैं। कनिंग नहीं तो पॉलिटिशियन किस बात का? आज के दौर में साहब, आज के दौर में तो वो भूल जाइए नेहरू और शास्त्री जी का जमाना कि जो जवान अपने इनकी तबीयत ठीक नहीं तो इनको डेलीगेशन में भेजे कि नहीं जाओ अपना इलाज करके लाओ, वो दिन चले गए। या मनमोहन सिंह के बजट को अटल बिहारी वाजपेयी खड़े होकर कहते हैं कि आज मनमोहन सिंह का बजट सुनने के बाद इस मनमोहन सिंह के बजट में एक अर्थशास्त्री झलकते हैं कि जो एक लंबे समय तक देश को आगे लेके जाने का वो दौर तो गया, वो दौर चला गया ना। तो अब तो कनिंगनेस चाहिए, इस आदमी में बिल्कुल नहीं है। वेरी प्लेन एट हार्ट, ही वांट दिस नेशन टू डेवलप, ही इज वरीड क्योंकि हम इतने पीछे क्यों हैं। उन्हें वास्तुस्थिति पता है। ये जो हवा में बकवास करते हैं कि हम तीसरी इकोनॉमी, चौथी इकोनॉमी, फोर्थ, उसमें भी छठवीं पहुंच गए, तो चौथी भी कभी बनी नहीं थी। इट वुड बी, तो इन्होंने इट इज कर दिया। एंड दैट वाज मोर बेस्ड ऑन आवर साइज। हम तो बड़ी मतलब लोग ज्यादा हैं इसलिए था वो ज्यादा। मैं बार बार कहता हूं कि मेरा मॉल है, 1 लाख रुपए का माल बेचता हूं रोज, और उसमें मुझे 30 रुपए मिलते हैं। और एक बनिया की दुकान है जो 10,000 रुपए का माल बेचता है और 30 रुपए कमाता है। इनकम में बांग्लादेश से पीछे चले गए। तो डोंट गो बाय साइज ऑफ द इकोनॉमी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी हैज टू बी सीन। तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है राहुल ने जो बोला। मैं तो जब से ट्रैक कर रहा हूँ, राहुल जब से बोल रहे, चाहे आप उसको डिमोनेटाइजेशन से लेके करो, कोविड के लेके करो, चाइना को लेके करो, जमीन अधिग्रहण तक चले जाओ और पीछे चले जाओ, ही स्पोक सेंस। लेकिन उसको मल्टीप्लाई कौन करेगा, मल्टीप्लिकेशन कौन करेगा? राहुल गांधी जो बोलता है वो पूरा कैडर लेके जाता है। आज बताइए ना, आज नरेंद्र मोदी कुछ कहता है तो जबरिया लोग मन की बात सुनते हैं, भले मन में नहीं हो, लोग वहां सोते हैं। मन की बात तो मतलब जाने दीजिए, बता एक मैं जो सुनते हैं, मुझे लगता है कि वो भी सुनने के बाद अब वो मन की बात में कह रहे हैं कि उनके पिताजी जो थे वो जेल में गए, और उसमें मतलब वो तो कोई क्या कहे। नहीं, वो तो बहुत ही वाहियात किस्म का था कि गर्मी लगी और मर गए। नहीं सर, पिताजी अंग्रेज के रूल में गए ना, तो 47 अगस्त में हमको आज़ादी मिली। मैं जुलाई का इंसिडेंस मानता हूँ। 15 अगस्त के पहले का जुलाई का लेटेस्ट इंसिडेंट जुलाई का ही हो सकता है, 14 अगस्त हो सकता है, 14 अगस्त हो सकता है, ठीक है। 1947 में इनके पिताजी की डेथ हो गई जेल में, इनका जन्म 1950 का है। नहीं, वो तो बेकार की बात है, कैसे बोल गए पता नहीं, मतलब क्या कभी कभी इमोशनल होके वो फेंकते हैं और वो अपने घर का कुछ दिखाओ कि मैं ऐसा था, मेरे पिताजी ऐसे थे, ऐसे। अरे भाई, हमारे पिताजी आज़ादी की लड़ाई में नहीं थे, अब मेरे दादाजी को आज़ादी मालूम नहीं थी, गांव में किसान थे वो, उनको मेरे नानाजी जेल गए थे। तो भाई इसमें आपके नानाजी जेल गए, मेरे नानाजी नहीं गए, इसमें क्या मैं कम कोई फर्क नहीं पड़ता, इट हार्डली मैटर्स। तो भाई मेरे ही नानाजी जेल गए, दादाजी नहीं गए। भाई जिनके पास कुछ बताने को नहीं है वो जबरदस्ती बताते हैं, और बताते समय इतना फैक्चुअल मिस्टेक करते हैं कि वो खुद के चेहरे पे हंसी का पात्र बनते हैं। राहुल गांधी हमेशा सेंस बोलते हैं, ताकत से बोलते हैं, जो कुछ बोलना है सामने बोलते हैं। किसी पत्रकार को भी बोलता है कि तुमने ये सवाल उसको तो नहीं पूछा, पत्रकार को भी वो रियाज नहीं रखते कि तुम ऐसा बोलोगे वैसा बोलोगे, क्योंकि ही इज़ वेरी प्लेन हार्टेड। हु विल मल्टीप्लाई दैट? क्या आपके सिस्टम है, पार्टी है? नहीं, पार्टी नहीं, राहुल जी चाहिए। अरे राहुल जी किस लिए चाहिए? सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए? राहुल जी के विचारों को कितना करते हो आप? नोबडी इज टॉकिंग ऑन दैट। राहुल ने एक इशू उठाया तो हर जिले के लेवल पे क्यों नहीं लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? ये बतानी चाहिए आपको। राहुल गांधी ने क्या बोला है जिले के अध्यक्षों को मालूम नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी में, कई लोग बीजेपी में हैं और उनको जिला अध्यक्ष बना दिया। बताओ। हाँ, वो एक आदमी पर तो चेक नहीं रख सकते ना। तो आप जो नीचे की इकाई है, मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने तो बहुत बढ़िया बोला था कि भाई जिला अध्यक्ष को ही हम अधिकार दे देंगे, तू एमएलए चुन। और वैसे ही होना चाहिए, तू एमएलए के नाम दे, तू जितवा के ला। लेकिन भाई जब जिला अध्यक्ष बनता है तो जो ताकत वाला आदमी है उसके जगह ऊपर से यूपी में से संदीप सिंह का फोन जाता है कि इसको बनवाओ, ये टाल वाले को बनवाओ, ये लकड़ी बेचता है उसको बनवाओ। तो ये क्या होगा? रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए। इफ यू डोंट गिव रिजल्ट, सैक देम ना। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के पास गिन के 10-12 लोग हैं, वही स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन, वही चुनाव के चेयरमैन, वही चुनाव के कोऑर्डिनेटर, वही 4-5 लोग हैं। अच्छा, 5 लोग रिजल्ट दे लगातार, तो मानते कि भैया रिजल्ट दे तो उनको यूज भी हो रहा है, क्यों नहीं करेंगे? पार्टी है। ये हर जगह फेल होती है। ये फेल होने के बाद फिर स्क्रीनिंग कमेटी में अगली बार जाएंगे, वहाँ फेल हो जाएंगे। एक कोई सर्वे वाला पाल के रखा है, वो ऐसे लोगों का सर्वे देता है कि जिनके डिपॉजिट जब्त हो जाते हैं। सर्वे वाला तो ममता दीदी ने भी पाला था आईपैक को। आईपैक को क्या हुआ?
जब तक चुनाव चलता रहा तब तक ईडी रही, चुनाव खत्म होते ही सारे केस हटा दिए गए। खेल क्या था, क्या लग रहा है आपको? तो मुझे लगता है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गया होगा, है ना? उसको धंधा करना है ना सर, हाँ, ही इज उसको नॉट इनटू business करना। पॉलिटिक्स, हाँ। व्हाई शुड ही सफर फ्रॉम दी पॉलिटिकल थिंग्स। Yeah. तो ये सारी चीजें आपको ये देखना। देखिए मैं सोनिया अच्छा, गांधी, वो भी मैं आपसे मैं पूछूं। सोनिया गांधी जी को क्यों अभी भी हाई रेट मानता हूँ। हाँ। एक मैं थोड़ा सा हाँ, बिल्कुल। इंसिडेंस बताता हूँ। हाँ। अविनाश वारजूरकर एक एमएलए थे, वो शिवसेना से कुछ 150-200 वोट से हार गए। अब 150-200 वोट से हारने बात नहीं होती। नारायण राणे शिवसेना की टीम लेके कांग्रेस में आ गए, 12-18 लोग लाए थे, इस्तीफे हो गए, वहां बाई इलेक्शन हो गए। अब वही जो हारा है वही लड़ेगा। वो कॉन्स्टिट्यूंसी में अविनाश की कॉन्स्टिट्यूंसी थी। अविनाश ने कहा तो मैं तो 150 वोट से हारा, चुनाव तो मैं लड़ूंगा कांग्रेस की तरफ से। जबकि प्रॉमिस किसको किया था? जो आया बेचारा, जिसने अपनी दी, वो विजय वडेट्टीवार था। अच्छा। चिमूर हो गया। अविनाश की पकड़ थी। अविनाश ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। अविनाश हमारे बहुत अच्छे दोस्त, मैं अरे मत कर, नहीं बोले हम पार्टी छोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर आया दिल्ली, बोला सोनिया जी का अपॉइंटमेंट हो गया है और शाम को जरा पत्रकारों को बोलना मराठी, तो फिर मैं अनाउंस करूंगा। मंडी प्रेसिडेंट, ये वो सब 50-60 लोग लगे आए थे, सब पंचायत का अध्यक्ष, मंडी अध्यक्ष, कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष, ऐसे। गया, वापस आया। अब मैंने देखा कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। तो 5 बजे मैं गया महाराष्ट्र सदन, तो वहाँ खड़े थे, सब बैठे हुए थे। तो और ये इंस्ट्रक्ट दे रहा था कि वो फोटो ऐसा करना, वो फोटो। तो मैंने लगा क्या हो रहा है, पत्रकार फ़ोन कर रहे, भाऊ क्या करना है वो? अरे नहीं भाई कुछ नहीं। क्यों? खड़ा हो गया, बोला यार बहुत नालायक है यार हम, और फूट के रोने लगा मुझे पकड़ के। मैंने बोला क्या हुआ, तू बैठ आराम से, मुझे बता क्या हुआ। बोले यार वो माँ है रे, कैसी गद्दारी कर सकते हैं। अरे मैंने बोला तू पूरा किस्सा तो सुना। हुआ ये कि ये सब गए, लॉन में बैठे, सोनिया जी आई, इन्होंने सोनिया जी का स्वागत किया, बुके दिया, शाल ली। सोनिया जी बैठी, अविनाश इधर बैठो, बैठा पास में। बोला मैं कौन हूँ? सब बोले हाईकमान है। बोले हाईकमान क्या होता है? बोले पार्टी प्रेसिडेंट है। बोले किस पार्टी की? बोले कांग्रेस की। कौन कांग्रेस है? सोनिया गांधी कांग्रेस नहीं है, तुम कांग्रेस हो। नेहरू जी वाली बात है ना, बिल्कुल। बोला अविनाश के साथ गलत हुआ, लूजिंग बाय 150-200 इज नॉट अ थिंग, बिग थिंग। हाँ, तुम कॉन्टेस्ट करो अविनाश, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ, बट बीइंग अ पार्टी प्रेसिडेंट आई गिव प्रॉमिस टू नारायण राणे। सो पार्टी के अध्यक्ष को अपना प्रॉमिस रखना पड़ेगा, है ना। तो मेरा चाहते हुए भी माई हैंड्स आर टाइड, बट इफ यू विन आई विल बी हैप्पी। आई स्टिल कंसिडर यू टू बी अ ग्रेट कांग्रेसमैन। अविनाश इमोशनल होके उठा, चरण छुए, बोला जब तक वडेट्टीवार को जितवा के नहीं लाऊंगा फिर वापस नहीं आऊंगा। खूब मेहनत की, वडेट्टीवार को जितवा के लाया, क्योंकि शिवसेना लगी हुई थी गद्दारी का टैग लेके। नागपुर में अधिवेशन था, विलासराव चीफ मिनिस्टर थे, देशमुख साहब, रिजल्ट आ गए, सब हार फूल गुलाल के साथ, वडेट्टीवार वही विदर्भ का, तो वो वहाँ आ गए। नारायण राणे लेके आया, बोले सब जीत गए ये, क्योंकि 18 में से बहुत कम जीते थे। बोला अच्छा हो गया। तो तब तक विलासराव ने मैसेज भेज के इसको बुलवा लिया था, अविनाश पांडे को। अविनाश वारजूरकर। अविनाश आया, खड़ा हो गया, तो नारायण राणे बोलते क्या अविनाश जितवा के लाया मैं अपने आदमी के। तो वडेट्टीवार बोला नहीं राणे साहब, ये क्या, इसने जितवाया। तो विलासराव बोला नारायण राणे जी अभी आप शिवसेना छोड़ के आए हो, कांग्रेस समझने में टाइम लगेगा थोड़ा आपको, ये शिवसेना नहीं है कांग्रेस है। बोला अविनाश भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक पत्र दिया तेरे लिए, मुझे नहीं पता। तो लिफाफा लिया सोनिया जी ने हाथ में रखा, अरे खोल के तो देख क्या इसमें। बोला अरे भाई मेरे को भी क्यूरियोसिटी है। बोला बोले बिल्कुल पैक करके देना। तो अविनाश ने पढ़ा, ही वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र, मिनिस्टर लेवल का। दिस इज सोनिया गांधी। आज भी मैं एक बड़े जनरल सेक्रेटरी को जानता हूँ जिसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिए है। उसने एक दिन मुझे कहा कि मैंने इस्तीफा देने का ही तय कर लिया था,
सोनिया जी ने मुझे कहा कि यू ऑल्सो थिंक लाइक दैट, डोंट डू दिस, कम ऑन। मुझे सोनिया जी की तरफ देखना पड़ता है। शी वो जो है ना कि सबसे जोड़ के मिलना, रखना। सबको जोड़ के रखना, इंफॉर्मेशन निकालना, ये करना। उनको ये पता होता है कि किसकी बेटी का क्या शादी हो गया, अच्छा बेटी का ये फैमिली। इस मामले में तो मैं देख रहा हूँ कि राहुल पिछले 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ, नहीं, जैसे होता क्या है, जैसे वो जो कार्यकर्ता इनके सोनिया डेथ जी के- जिनकी हो गई हेगड़े साहब की। सोनिया जी के यहाँ जाना बहुत इजी होता था, हम्म। कोई भी अपॉइंटमेंट लेके जा सकता था, सोनिया जी मिलती थी, कोई गलती नहीं है। राहुल जी के यहाँ वो नहीं है। वो उनको अभी सुधारना चाहिए। उसी विजय, उसी वडेट्टीवार का में किस्सा, अब सीन चेंज हो गया। पार्टी में ये स्थिति हो गई अविनाश की कि अविनाश को पूछने वाला कोई नहीं है विलासराव जाने के बाद। कांग्रेस वेंट फॉर हेवायर। इन्होंने मेहनत करके पूरे चंद्रपुर वगैरह में कारपोरेशन जितवाई, लेकिन बीजेपी बना गई आपसी झगड़ों में। अविनाश ज्वाइन बीजेपी, और ज्वाइन करने के पहले बोला बाकायदा सीएम से, गांधी परिवार के बारे में एक शब्द नहीं कहूंगा। पार्टी पॉलिटिक्स वो तो अशोक चौहान ने भी नहीं हमने कहा, कहा। सबके बावजूद एक शब्द नहीं कहा। उसने आज भी रखा। इस मामले में तो गौरव वल्लभ वल्लभ टाइप के अरे ये हल्के लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते ये हैं। छिछोरे है साहब। 2 बार विधानसभा हार चुके, 2 अलग अलग स्टेट से। छिछोरे नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जिस लेवल पे जाके बोलते हैं, कोई जरूरत थी नहीं उसकी, ना बोलते तो भी चल जाता। ये कई चीजें होती है जो ज्योतिरादित्य के बाद में दिग्विजय जी की, मैंने पूछा दिग्विजय जी को कि आपने क्यों बोला कि मैं नहीं अब चुनाव लड़ूंगा। बोला क्या करूंगा लड़के, राज्यसभा में बैठा रहूंगा। मतलब कांग्रेस पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी के बड़े नेता हो। बोले तुम कहते हो मैं नेता हूँ, कांग्रेस मुझे नेता मानती है क्या? आपको क्या लगता है मैं जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का दरवाजे के बाहर खड़ा रहूंगा आधा घंटा कि मुझे अपॉइंटमेंट दे? तब मुझे याद आया एक सीन तारकटोरा स्टेडियम का। अर्जुन सिंह लकड़ी वो स्टिक लेके चल रहे थे, राहुल गांधी चेयर लेके गए उनके साथ बिठाने के लिए। याद है मुझे। जब सीनियर को इज्जत नहीं मिलेगी तो लोग अवॉइड करेंगे। जितनी इज्जत है मुट्ठी में उतनी रखो, ज्यादा बेइज्जती तो क्या आराम से होगा। रहो भोपाल में। हाँ, भोपाल में रहो, बेटे का करियर है। पति बेटे का करियर, बाकी तो काम कर ही रहे हैं। वो बोले जितना पार्टी के साथ कर रहा हूँ कर ही रहा हूँ। हाँ, वो तो तो ये सारी चीजें देखनी होगी आपको। जबकि दिग्विजय सिंह उन बहुत कम नेताओं में से हैं हाँ। जिनको लोगों के चेहरे, नाम, इलाके सब याद रहता है अरे और भाई संबंध साहब, निभाते हैं वो। गजब संबंध निभाने वाला आदमी है। अगर दिल्ली में है आपका कोई कार्यक्रम है, उनको सूचना मेरी किताब का विमोचन हाँ। था, उस दिन उनके नाती की तबीयत खराब थी, हाँ, तो आए, 2 किताबें खरीदी, फोटो खिंचाया, मिले सबसे और हाँ। बोले अशोक मुझे माफ करना, मैं निकल रहा हूँ क्योंकि नाती की। तो मैंने कहा आप बिल्कुल जाइए, कोई बड़ी बात नहीं आता तो भी कोई क्या कर लेता। इस मामले में नहीं, पुराने कांग्रेसियों में हाँ, आज भी ये है, है। नए कांग्रेसियों में वो नहीं दिखता। अरे बड़ा आज के डेट अहंकार में है मतलब साहब, बहुत इतना अहंकार है कि मैं कई बार बोलता हूँ कि मोहल्ला बीजेपी कमेटी के अध्यक्ष बन जाते हैं, लगता है तोप बन गए। तो बन गए, मतलब अपने आप को राहुल गांधी से कम कुछ समझते नहीं, और राहुल गांधी पे ये सब बोझ है। हाँ, और क्या। ये पार्टी पे बोझ है सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो अहंकार राहुल गांधी में नहीं दिखाई देता है। वही तो जो है। लोग भी मिले हैं, मैं भी एक बार मिला हूँ, बाकी लोग मिले, मैं तो वही यात्रा में गया हाँ। था और हम लोग गए थे, उनसे मिले थे अध्यक्ष महोदय से, उनके उनमें कोई अहंकार नहीं दिखा। बहुत सरल सहज तरीके से बैठे हुए थे हम लोगों के साथ। अच्छा, मांगने कोई जाए तो आप अहंकार दिखाओ, हम मांगने कुछ जाए तो दिखाओ आप। नॉर्मल अगर कोई पार्टी कार्यकर्ता मिलने आ रहा है तो किससे मिलेगा, किसके पास जाएगा? खैर, 5 साल आगे, 5 साल में आप क्या देख रहे हैं? खास तौर पे देखिए, आपने बताया आप कॉमर्स की पढ़ाई आपने की है, आपने बताया कि आपने रिपोर्टिंग की शुरुआत जो है वो इकोनॉमिक चीज़ों से और मार्केट से की थी। आज जो देश की हालत है, और ये ऐसा नहीं कि हम गोदी मीडिया नहीं है इसलिए बोल रहे हैं और सरकार से मुख, ये दिखाई दे रहा है। रुपया 95 क्रॉस कर गया है। एक इकोनॉमिस्ट आके कहती हैं कि 100 इज जस्ट अ आप नंबर। 5 साल की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं अभी थोड़ी सी और वो कर लूँ। आप देखिए कि शेयर मार्केट, आज के 4 साल पहले, 5 साल पहले तक शेयर मार्केट एक बड़ी उम्मीद था मिडिल क्लास के लिए। शेयर मार्केट की हालत आप देख लीजिए, कहाँ पहुँच गए आप। आपको याद है ना कि मैडम से सवाल पूछा था शशि थरूर ने कि हमारा जो FDI है और FPI है वो जा रहा है, तो मैडम ने कहा था FDI एंड FPI में कम एंड गो, हमारा जो इंडियन इन्वेस्टर है वो मार्केट को संभाल के रखेगा। अभी वो पूरा बुलबुला फूट रहा है, दिखाई दे रहा है। राहुल ने भी कहा कि सुनामी आने वाली है और उसके लिए इकोनॉमिस्ट होने की जरूरत नहीं, दिखाई दे रहा है। एक कहावत है अंग्रेजी में जी, तो आप इसी मैं प्याज नहीं खाती तो नहीं सुनाने वाले हैं। नहीं, हाँ। अब अपभ्रंश उसका करके थोड़ा सा हाँ। विथ FDI may come and FD may go, हम्म, but my government in this place is going Will to remain. screw the nation forever. Cows may come and cows may go जैसा है। हाँ हाँ हाँ।
है ना, तो बुल इन दिस प्लेस विल गो फॉर एवर, हाँ। ये ऐसा चल रहा है इनका। हाँ। आप तो 5 साल की बात कर रहे हैं, मैं 27 की मिड की बात कर रहा हूँ। आपका खरीफ क्रॉप पूरा सत्यानाश है। मानसून खत्म है, मानसून खत्म है, एल नीनो ने बहुत बुरी स्थिति कर रही है। और खाद है नहीं ठीक है? मार्केट में, तेल मार्केट में खाद नहीं है। तेल नहीं है हमारे ईस्टर्न यूपी में, नहीं मिल रहा तेल सिंचाई के लिए। अरे सुनिए, ट्रैक्टर नहीं चलेंगे, वही तो कह रहा है हूँ। हाँ। लेकिन इनके तरफ कोई मुझे होता क्या है कि एक तरफ मतलब ये स्थिति आ गई है, लेकिन सरकार की तरफ कोई प्रयास भी नहीं दिखाई देता कि इसको कोई संभालने का प्रयास कंसर्न करे। नहीं दिखता है, कंसर्न कुछ नहीं दिखता इनके पास। सब चंगा सी। भाई बार बार ये हो रहा था कि जब 140 डॉलर पर बैरल तक क्रूड गया था, बिल्कुल आज 98 से तो बहुत ऊपर है, फिर भी 65 रुपए पे थे, बिल्कुल, क्योंकि हमारा फॉरेन करेंसी नहीं जा रहा था, हम रशिया से ईरान से तेल ले रहे थे, और रुपए की वैल्यू भी और रुपए ठीक-ठाक की थी। वैल्यू भी नहीं, रुपए डॉलर जितना बाहर जाएगा और कम आएगा, डिमांड एंड सप्लाई में जैसे बिल्कुल। डॉलर में फर्क पड़ता है, बिल्कुल। डॉलर विल गो अप। बिल्कुल। आपने इनकम तो कर ली, निर्यात करके तो डॉलर ला लिया, लेकिन आज हमारा सबसे ज्यादा डॉलर का खर्चा, हमारा बिल क्या है, इंपोर्ट बिल सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल है हमारा, तुम्हारा ऑयल, क्रूड ऑयल। हाँ। वो यदि इंडियन करेंसी में जाए तो डॉलर फ्लो को बहुत बड़ा ब्रेक लगता है। जी। जैसे डॉलर फ्लो को ब्रेक लगेगा, रुपया टन करके चढ़ेगा और डॉलर फिर 60 रुपए में आने में टाइम नहीं लगेगा। एकदम एकदम। लेकिन ये कौन सोचेगा? नहीं, आप तो अमेरिका के सामने मुजरा करने के लिए लगे हो। उन्होंने कहा आप हमसे तेल ले लो। अजीब बात है भाई साहब। मैं आपको कहूंगा कि अशोक जी आप यहाँ नाश्ता नहीं करोगे, इंदौर से कचौरी लाओगे। ठीक है भैया, अशोक जी रोज एक आदमी भेज रहा है ट्रेन से, इंदौर से कचौरी ला रहा है, एक कचौरी आपको रोज 4000 की पड़ रही है। बिल्कुल, क्योंकि अशोक जी नाच रहे अशोक वानखड़े के चेहरे पे। अशोक वानखड़े को मतलब आपकी नहीं, मैं हाँ, उदाहरण ठीक पे है, बोल रहा हूँ कि एक फिल्म पड़ी है मेरी, बिल्कुल। पहले देख, नहीं तो फिर ये हाँ। एप्स्टीन नहीं बोले, नहीं जाएगा, कचौरी इधर से खाएंगे भाई साहब, इधर नहीं खाएंगे। ये हाल हो गया हमारा। क्या ऑयल की लॉजिस्टिक है वहां से आने वाला? वेनेजुएला से ऑयल तेल दे रहे हो, वेनेजुएला के इनको मालूम नहीं, वेनेजुएला के इतने साल सैंक्शन लगे हुए थे, उनके तेल के कुएं को अभी रिस्टोरेशन करने में और उसको ठीक करने में अरबों डॉलर चाहिए, और तो भी महंगा पड़ रहा है। तो भी महंगा पड़ रहा है। लॉजिस्टिक महंगा है, इंश्योरेंस महंगा है, फ्रेट महंगा है, बिल्कुल, लैंडिंग कॉस्ट महंगी है। उसके बाद वो जो क्वालिटी ऑफ क्रूड है, हमारा ईरान और रशिया के क्रूड के लिए बने हुए यूनिट्स है, उसका हमको जो रिटर्न आना चाहिए वो रिटर्न नहीं आता। आप सोचो ना, चाबहार में इतने पैसे खर्च करके हाँ। निकल गए। नक्शे में चाबहार देखोगे तो अगर चाबहार आज होता और ईरान से हम तेल ले रहे होते तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हमें कोई लेना देना नहीं था, हमारा तेल सीधा वहां से मुंबई आता ना। लेकिन आपने वो भी नहीं किया। किसके कहने पे? सब शॉर्टेस्ट रूट था वो, हमारा फ्रेट route कास्ट कितना कम हो जाता। लेकिन ये नहीं किया। आपका निर्यात के लिए कोई जगह नहीं है ना, निर्यात बढ़ नहीं रहा है। जो निर्यात हो रहा है वो इंपोर्ट बेस्ड है, असेंबल इन इंडिया, इंपोर्ट बेस्ड है। हाँ। मतलब आप वेपर्स ला रहे हो चाइना से, इनपुट सारा बाहर से आ रहा। वेपर्स चाइना से ला रहे हो, यहाँ सोलर पैनल बना के अमेरिका बेच रहे हो, बोले हमने डॉलर कमाया, लेकिन चाइना को दिया वो क्या है? सो दैट आल्सो अच्छा, हिट्स द इसीलिए मार्केट। रुपए के डीवैल्यू होने के बावजूद एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है हमारा, नहीं बढ़ रहा, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जा रही है। कॉस्ट बढ़ रही है। ये सारा इस साइकिल हाँ। है, उसमें कोई नहीं है। अच्छा, दूसरी बात होता है कि होम का जो कंसर्न है, मतलब बाइंग पावर यदि बढ़ जाए लोगों का, परचेजिंग पावर, वो दे दो। परचेसिंग पावर लोगों का कितना भी बढ़े, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि मेरे पास 10 रुपए में मैं 4 बिस्किट खरीदता था, आज 10 रुपए में, आज मेरे पास 100 रुपए आ गए तो बिस्किट 4 ही आ रहे हैं। माई परचेसिंग पावर हैज गॉन अप बट द कॉमोडिटी आई एम गेटिंग इज द सेम। सो वो भी आपको इंडस्ट्रियल जो पहिया है वो भी नहीं कर सकते। सारे राज्य कर्जों में डूबे हैं। मध्य प्रदेश हर महीने में 2000 करोड़ रुपए उठाता है मार्केट से ताकि ब्याज देना पड़े, सैलरी देना पड़े। महाराष्ट्र में बाप हो रहा है, ठेकेदारों के पैसे नहीं दे, ठेकेदार काम करने से मना कर दिया। पैसा, यू टेल मी अ स्टेट जहां पैसा है सरकार के पास, कहीं नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है। और ये बोलते जीएसटी एक दूसरा बड़ा फ्रॉड है। बोले जीएसटी 2 लाख करोड़। अब आपको जीएसटी का बताता हूं। जीएसटी में 3 कंपोनेंट होते हैं, एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी में सबसे बड़ा कंपोनेंट है इंपोर्ट पे लगा हुआ टैक्स। तो कई बार अशोक जी आप पिछले 1 साल के फिगर बताइए, देखिए
कि स्टेट और सेंट्रल जीएसटी का टोटल जितना है ऐसे उससे ज्यादा आईजीएसटी आईजीएसटी है। बिल्कुल। जो देश इंपोर्ट पे टैक्स लगा के पैसा कमाता है वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है ना। हाँ, इम्पोर्ट कास्ट बढ़ा रहा है, इनपुट कास्ट बढ़ा रहा है। हाँ, मुझे मैं आपका बेटा हूँ, मैं जा रहा हूँ मार्केट में 3 रुपए की सब्जी आपको 8 रुपए की बता रहा हूँ, 5 रुपए में मार रहा हूँ, तो मैं इस घर में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि घर में छेद कर रहा हूँ। छेद कर रहा है। ये बोलते 2 लाख करोड़ का हो गया। अरे 2 लाख करोड़ का नहीं हो गया, मूर्ख हो। और दूसरी बात है, टैक्स कलेक्शन इज ऑन द प्राइस नॉट ऑन द वॉल्यूम। मैंने 100 रुपए पे तुमने मुझे 18 रुपए, 100 रुपए का शर्ट मैंने लिया, 18 रुपए आपको टैक्स दिया। 150 रुपए हुआ तो अब शर्ट 200 रुपए का हो गया, आपको 36 रुपए मिल गया। आप बोलते हैं कि इकोनॉमी, अरे शर्ट तो एक ही बिका। बिल्कुल। ये कौन समझाएगा? शर्ट तो एक ही बिका, वो भी बांग्लादेश से आया। वो बांग्लादेश से आया हुआ, उसमें भी मार खाया, उसका भी पैसा गया। वही है। तो इनका कोई, अच्छा ये आपस में ही एक दूसरे को, देयर इज नो कंसर्न। आरबीआई भी कंसर्न नहीं दिखाती। आरबीआई ने क्या कहा? बोला अभी 3-4 क्वार्टर तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। इतना इजीली बोल गया वो। 4 क्वार्टर, 3-4 क्वार्टर, एक साल तक महंगाई कम नहीं होगी, लोग मरेंगे, लोग रास्ते में सिविल वॉर होगा। और आप जो बोल रहे हैं ना इकोनॉमी का, इस देश को ना कांग्रेस ना बीजेपी ना कोई इस देश में जब सिविल वॉर होगा तभी इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि किसके हाथ में सत्ता दी हमने। मैं नहीं चाहता, हम आज भी महात्मा गांधी के फॉलोअर हैं, लेकिन सामने दिखाई दे रहा है कि घर में रोटी खाना मुश्किल हो जाएगा, घर में घुस जाएंगे लोग, भूखे नहीं मरेगा कोई देश में। 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, अरे अनाज के लिए क्या करें? अनाज के लिए गैस भी तो चाहिए। आज मुझे बताइए, उज्ज्वला 4 सिलेंडर फ्री कर दिया आपने, और आज तक कह रहा है कि बड़ी राहत है। कौन सी राहत? 9 से किया 6 से किया 4, 40 लाख रुपए। अच्छा, 4 पे सब्सिडी 300 रुपए है। हाँ, 90 रुपए कीमत बढ़ गई। हाँ, तो सब्सिडी बची 210 रुपए। 210 रुपए सब दूर से मार रहे हो आप। हाँ। गैस नहीं है आपके पास, डीजल पेट्रोल का हेवायर हो गया। मतलब सभी दूर से मुझे कहीं किसी भी कोने, मैं बीजेपी वालों को भी कहता हूँ, मैं नेताओं को भी कहता हूँ, मैंने यार मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे निगेटिव दिखता है, चलो ठीक है, मैं नालायक हूँ। तुम तो लायक हो ना, तुम मुझे तुम्हारे ही गवर्नमेंट के आंकड़े लेके कुछ तो बताओगे ना। आज मैंने एक अखबार में पढ़ा था 91% ऑफ द रूरल हाउसिंग इज कनेक्टेड विद द टैप वाटर। 91 सर, गांव में, इंदौर में टैंकर चल रहे, छोड़ दीजिए आप, बड़ा स्वच्छ से सबसे स्वच्छ शहर, ये मिनी बॉम्बे बोलते हैं, सेंट्रल इंडिया का वो कमर्शियल। अभी पानी में जो सारी गड़बड़ियां पाई गई थी, लोग मरे, पीने का पानी नहीं, लोगों को 70 फीट नीचे जाके पानी पीते हैं, दूर दूर से पानी लाते हैं। पता नहीं कौन से आंकड़े बताते हैं कि 91% ऑफ द हाउस होल्ड गॉट द टैप वाटर। गजब स्टैटिस्टिक देते हैं। वो क्या है, वो टैप वाटर टैंकर में भरा जाता है, वो टैंकर का पानी पहुंचाया जाता है, वो टैंकर में तो टैप का आएगा, उसको ही टैप वाटर कहते हैं शायद। तो ऐसा ही उसका भी जोक आया था जब उसने कहा, आरबीआई चीफ सेज कि इट विल टेक एटलीस्ट 3 क्वार्टर टू हैंडल द इन्फ्लेशन। तो उन्होंने कहा कि साहब 3 क्वार्टर की जगह पूरा ही पी लो ना डब्बा, पूरा फुल पी लो, महंगाई कम करो जल्दी। मतलब अब लोग, पीपल हैव स्टार्टेड लाफिंग ऑन देमसेल्फ। एक समय आता है कि लोग गुस्सा करते हैं, फिर अपने हंसना शुरू कर देते हैं, और जब वो स्टेज निकल जाती है ना हंसने पे, फिर लोग पागलपन पे इससे आ जाते हैं। एक शेर की आधी लाइन है जिसमें वो कहते हैं कि आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो हम लोग उसी पे हैं कि भाई पहले दूसरों पे हंसे, फिर अपने आप पे ही हंसे, और अब धीरे धीरे हंसी आनी बंद होनी है। जब पेट नहीं भरा होगा तो मीम नहीं बनेगा। मीम भी तभी बनता है जब पेट भरा होता है। तो आई एम इकोनॉमिकली, मैं तो बहुत बड़ा, अच्छा होता क्या है, आप सब चीज का ना नाटक कर सकते हो, पैसे का नाटक नहीं कर सकते। कितना उठाओगे सर? आपको सर एक कहानी सुनाता हूँ मैं। आपने अपने स्कूल की एक कहानी सुनाई थी। हमारे स्कूल में पर्दा नाम की एक कहानी होती थी। तो पर्दा कहानी ये है कि एक घर है, पुराने खान साहब है, उनके दरवाजे पर बड़ा पर्दा अच्छा सा लगा हुआ है, और एक पठान आता है रोज उनसे वसूली करने के लिए, वे कर्जा वापस कर दो। रोज उसको वापस भेज देते हैं, परसों दे दूंगा नर्स। एक दिन गुस्से में आता है और पर्दा खींच देता है। अंदर औरतें और बच्चे हैं जिनके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, जो किसी तरह से हैं, मतलब सारी गंदगी वो पर्दा अकेले छुपाया हुआ था। तो ये जो पर्दा है ना, ये बड़ी तेजी से जब हटता है तो फिर समझ में नहीं आता। नहीं, और ये पर्दा हटने कागार पे है। कागार पे है, बिल्कुल बिल्कुल कागार पे है। अमेरिका पकड़ के बैठा है, कभी भी खींच देगा, कभी भी खींच देगा। थोड़ा सा झटका इसको। अच्छा, इतना अनरेस्ट है, झूठ बहुत बोलते हैं, कोर्ट मैनेज किए हुए, मतलब लीगल सिस्टम मैनेज्ड है। वो सब पर बोल रहे हैं, मीडिया पे नहीं बोल रहे, बात कैसे खत्म होगी? जहां से आप आए हैं वो कितना मैनेज? हम मीडिया से ही नहीं भैया। क्योंकि एक जगह मैंने बताया था ना कि मैं फ्लाइट से आ रहा था मुंबई से, पीछे 2 लड़कियां बैठ के अरावली के लिए बहुत हॉट डिस्कशन चल रहा था, ऐसा है वैसा है, वी विल सी हाउ दैट इज डन। तो मुझे लगा ये कोई एक्टिविस्ट टाइप लड़की है। तो मैं जब टॉयलेट के लिए उठा तो वापस आया, तो मैंने बोला, आप यू आर फ्रॉम राजस्थान? बोला यस।
तो मैंने बोला व्हाट डू यू डू? वी डू अ जॉब इन मल्टीनेशनल इन मुंबई। मैंने ओके, सो यू आर गोइंग फॉर हॉलीडेज? बोले नो। हाँ, यू डोंट नो देयर इज अरावली इज अ बिग प्रॉब्लम। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और दैट इज अगेंस्ट द अरावली एंड वी आर फाइटिंग फॉर दैट। सो वी गॉट अ कॉल फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड वी आर देयर। उन्होंने मुझे इतना ही पूछा, एक सेकंड, उन्होंने मुझे इतना ही पूछा, अंकल आप क्या करते हैं? मैंने मैं मीडिया में हूँ। अरे बाप रे, सारा गंदगी तो आप लोगों ने ही किया है। वो इतनी जोर से बोली कि 2-3 लोग ऐसे देखने लगे। मैंने बोला आई एम सॉरी। वो दूसरी लड़की ने उसके बोला, किसी का बोले सब आपका दिया किया हुआ है, आपने तो देश बर्बाद कर दिया। मैंने बोला बेटा मेरा नाम अशोक वानखड़े है, सर्च कर लो गूगल। और मैंने बोला मैं किसी टेलीविजन में नहीं हूँ, मुझे को भगा दिया गया वहाँ से। मैं आजकल यूट्यूब पे हूँ। अच्छा यूट्यूब पे है आपको। और जैसे ही प्लेन लैंड हो गया, जैसे ही बाहर निकले, उस लड़की ने सबसे पहले वो देखा होगा वानखड़े। और जैसे एक्सक्यूज मी अंकल प्लीज अंकल, तो मैंने बोला हाँ सॉरी अंकल। नहीं ठीक है, लेकिन उसका गुस्सा जो नहीं था। तो आजकल मीडिया बोला तो लोग जूता निकालते भाई। सब अपने को चित्रा त्रिपाठी और रंजना कश्यप के बिरादरी के समझते। तो इसलिए मैं बोलता हूँ मीडिया नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि मैं भी यही बोल देता हूं कि मैं मीडिया नहीं हूं। एक ऐसा समय है कि जो सच में मीडिया कर रहा है वो कह रहा है वो मीडिया नहीं है, जो सच में राजनीति कर रहा है वो कहता है मैं राजनीति नहीं करता, और जो सच में समाज का भला सोचना चाहता है समाज उसको अपना दुश्मन समझता है। हम एक ऐसे समय में आए हैं। और ये जो समस्याओं की बात कर रहे हैं ना, देखिए एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सारे ट्राल आके यहाँ लिख जाएंगे बेरोजगार वगैरह। देखिए मैंने, अशोक भाई और हम लोगों ने इतनी घास छील ली है कि कैसा भी टाइम आएगा हम तो पानी अपने लिए निकाल लेंगे, अपने बच्चों को पालने भर का, और बच्चे भी अब बड़े हो गए हाँ, और अपनी रोटी खाने भर का निकाल लेंगे। ये समस्या देश की है, और सबसे बड़ी समस्या उस पीढ़ी की है, उस युवा पीढ़ी की है जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, और उस हमारे 60-70% समाज की है जिसको शाम को तनख्वाह मिलती है, शाम को मजदूरी मिलती है, तो अगले दिन का खर्चा उसका पूरा होता है, अगले दिन के लिए वो दाल रोटी खरीद के घर लेके जाता है। उसकी समस्या है सबसे बड़ी। सोचना चाहे सोचे, नहीं सोचना चाहे तो जिंदाबाद, क्या किया जा सकता है। हमारा काम है बताते रहना। जी बिल्कुल। तो अशोक भाई बहुत शुक्रिया। मेरा मन था एक बार आपसे ऐसी लंबी बात करने का, और आज बात हुई, बहुत मजा आया। पॉडकास्ट यदि ये होता तो मजा है। जो भी है पॉडकास्ट हमारे लिए तो बातचीत ही है, यही रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अरे मैं डायबिटिक आदमी हूँ, आपने रोक दिया। आप जानते हैं क्या हालत होती है मेरी? कुछ नहीं होती।